मेरे बारे में मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। मेरा नाम राजेश कुंबानी है। हमारा हेड ऑफिस राजकोट में है, गुजरात में है। और पिछले 8-9 सालों से हम काम कर रहे हैं। हम डीएमआईटी कर रहे हैं, अबेकस कर रहे हैं, वैदिक मैथ्स कर रहे हैं, दूसरे कुछ ब्रेन डेवलपमेंट के कोर्सेज भी कर रहे हैं। हमने 552 फ्रेंचाइज अभी तक हम ट्रेन कर चुके हैं। 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट की लाइफ को हम इम्पेक्ट कर चुके हैं अलग अलग प्रोडक्ट के जरिए। मेरा पर्सनल बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद कुछ साल तक मैंने टेक्निकल वर्क किया, लेकिन कुछ साल टेक्निकल वर्क करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं ना कहीं स्टक हो गया हूँ। अब टेक्निकल फील्ड में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, काम को मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्रेनिंग फील्ड में काम करूंगा। मैं स्टूडेंट्स को हेल्प करूंगा, पेरेंट्स को हेल्प करूंगा। और स्विच करके मैं ट्रेनिंग फील्ड में आ गया। शुरुआत में मैंने यहाँ एक लोकल एक सेंटर में एज ए ट्रेनर जॉब किया 1 साल तक। वहाँ 1 साल जॉब करने के बाद मुझे एक बहुत अच्छा ऑफर मिल गया यहाँ के एक लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज में। वहाँ पे हम स्टूडेंट्स को कैंपस प्लेसमेंट के लिए ट्रेन करते थे एज ए ट्रेनर। जब कोई कंपनी कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, तो उनका इनिशियली एक स्क्रीनिंग का प्रोसेस होता है। उसके लिए हम स्टूडेंट को ट्रेन करते थे। और वहाँ 3 साल काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एज अ ट्रेनर मेरा ग्रोथ हुआ है, और अब मैं कुछ अपना इंडिपेंडेंट स्टार्ट करूंगा तो मेरा और ज्यादा ग्रोथ हो सकता है कम टाइम में। इसलिए मैं कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहा था कि कोई मुझे अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए जिसकी मार्केट में डिमांड हो, स्टूडेंट को भी जरूरत हो, पेरेंट्स को भी जरूरत हो। उसी टाइम पे हमारे ही ग्रुप में एक में से एक ट्रेनर ने मुझे पहली बार डीएमआईटी के बारे में बताया कि इस तरह से एक प्रोडक्ट है जिससे हम स्टूडेंट का इनबोर्न टैलेंट क्या है, उनकी लर्निंग स्टाइल क्या है, उनकी पर्सनालिटी क्या है, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है, बहुत सारी चीजें हम जान सकते हैं। और उनको सही करियर क्या होना चाहिए, कहाँ पे वो अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, कौन सा काम करके, उनको बैक ऑफिस में काम करना चाहिए, फ्रंट ऑफिस में काम करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, एडमिन करना चाहिए, कौन सा एग्जैक्ट प्रोफाइल उनको सूट करेगा, ये हम गाइड कर सकते हैं। और मुझे बहुत ही अट्रैक्टिंग लगा क्योंकि मैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी काम कर रहा था। मैं एक सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में जॉब कर रहा था, और वहां पे मैंने मैंने ऑब्जर्व किया था कि कोई भी स्टूडेंट विदाउट क्वालिफिकेशन उनके पास अगर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके पेरेंट्स, तो कोई भी इंजीनियर बन सकता था, कोई भी वहां पे एडमिशन ले सकता था। और ज्यादातर स्टूडेंट्स को मैंने ऑब्जर्व किया कि पहले साल जब जनरल सब्जेक्ट्स होते थे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था इंजीनियरिंग में। जैसे ही दूसरे साल टेक्निकल सब्जेक्ट स्टार्ट होते थे, ज्यादातर स्टूडेंट स्ट्रगल करने लगते थे, उनको इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वो अपने फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस होकर या पेरेंट्स की वजह से इंजीनियरिंग में आ गए थे। और बाद में अब इंजीनियरिंग नहीं करना है तो दूसरा ऑप्शन क्या होना चाहिए, ये एग्जैक्टली उनके पास जानने का कोई तरीका भी नहीं होता था। इसकी वजह से वो जैसे तैसे अपना इंजीनियरिंग फिनिश करते थे, और बाद में वो आगे फील्ड में भी स्ट्रगल करते थे, और एट द एंड आखिर में कहीं ना कहीं उनको इंजीनियरिंग छोड़ना पड़ता था। ये मैंने ऑब्जर्व किया था इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के साथ काम करते करते। तो मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा डीएमआईटी की सबसे ज्यादा जरूरत है। ज्यादातर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कंफ्यूज है कि कौन सा करियर एग्जैक्ट चूज करना चाहिए। तो हमने डीएमआईटी स्टार्ट किया और कुछ दूसरे ट्रेनिंग प्रोडक्ट्स भी हमने स्टार्ट किए। पहला साल हमारा बहुत अच्छा रहा। हमें बहुत अच्छा ग्रोथ मिला, रेवेन्यू भी हमने अच्छे जनरेट किया, बहुत सारे एसोसिएट बनाए, स्टूडेंट्स को भी ट्रेन किया, काउंसलिंग में भी हमने बहुत अच्छा किया। लेकिन जैसे ही दूसरा साल स्टार्ट हुआ, हमारे रेवेन्यू धीरे धीरे डाउन होने लगे। और हम काउंसलिंग में बहुत अच्छा कर रहे थे, ट्रेनिंग में बहुत अच्छा कर रहे थे, 24/7 उसको इम्प्रूव कर रहे थे, रिव्यूज भी हमें अच्छे मिल रहे थे स्टूडेंट्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से। लेकिन फिर भी हमारा रेवेन्यू डाउन होने लगा। और एट द एंड ऑफ 2 इयर्स एक टाइम ऐसा आया कि जो भी पहले साल हमने अर्निंग सेविंग किया था वो सब जीरो हो गया। और सरवाइव करने के लिए मुझे लोन लेना पड़ा, गोल्ड मॉर्गेज करके लोन लेना पड़ा। वो टाइम फिर से मेरे लिए इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम था कि हम पैशन है स्टूडेंट के लिए कुछ करना है, हम काम पसंद भी कर रहे हैं, फिर भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और आप लोगों ने भी ये ऑब्जर्व किया होगा, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं ये फील किया होगा अपनी लाइफ में कोई पॉइंट पे
कि पैशन है, हमें काम अच्छा लग रहा है, फिर भी क्यों हमें जो हम डिजर्व करते हैं वो नहीं मिल रहा है, हमें स्टूडेंट्स क्यों नहीं मिल रहा है, हमें काम क्यों नहीं मिल रहा है। तो हमने मार्केट को एनालाइज किया वहां पे कि हम क्या गलती कर रहे हैं। दूसरे लोग जो हमसे ट्रेनिंग में हमारे जितने अच्छे नहीं थे, स्टूडेंट को भी अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहे थे, फिर भी वो हमसे 50 टाइम्स 100 टाइम्स ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, लेकिन हम स्ट्रगल कर रहे थे। तो सारी चीजों को ऑब्जर्व एनालिसिस करने के बाद एक चीज हमें समझ में आई कि हम प्रमोशन पे फोकस नहीं कर रहे, हम कोई प्रमोशनल एक्टिविटी डिसिप्लिन्ड वे में नहीं कर रहे, डेली कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमें जो ग्रोथ मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। तो हमारा बिजनेस डेवलपमेंट पे, प्रमोशन पे फोकस नहीं था। हमने बाद में सेल्स को सीखना स्टार्ट किया, मार्केटिंग को सीखना स्टार्ट किया, किस तरह से बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, ब्रांडिंग कैसे करना है, लोगों की नजर में कंटिन्यू कैसे बने रहना है। उस टाइम पे जो जो भी अवेलेबल ट्रेनिंग थी वो सब्सक्राइब की, जो भी बेस्ट अवेलेबल बुक्स थी बिजनेस डेवलपमेंट के लिए वो हमने रीड किया। वहां से हमें जो स्ट्रेटेजी मिली प्रैक्टिकल, उसको हमने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। और हमने एक डेली रूटीन में एक टाइम फिक्स किया प्रमोशन के रिलेटेड। और जैसे ही हमने ये प्रमोशनल एक्टिविटी स्टार्ट की, फिर से हमारा रेवेन्यू ग्रो होने लगा, फिर से हमारा बिजनेस बढ़ने लगा। और वो टाइम है और आज का दिन है, फिर हमने कभी बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। हमने लगातार रेवेन्यू जनरेट करने में ग्रोथ किया है पिछले 6 सालों में। और उसमें स्टॉक डाउन में भी बहुत सारे अप डाउन्स आए, रिसेशन का भी टाइम आया, कोरोना का भी टाइम आया, लेकिन कोई भी मार्केट में सिचुएशन हो, हमारा रेवेन्यू कभी डाउन नहीं हुआ है। कोरोना का स्पेसिफिकली एक्सपीरियंस अगर आपसे शेयर करूं, तो कोरोना से पहले हम भी ज्यादातर लोगों की तरह, टीचर्स ट्रेनर्स की तरह ऑफलाइन काम कर रहे थे, अपने प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन ही प्रमोट कर रहे थे। ऑनलाइन हम कुछ काम नहीं कर रहे थे। सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप का यूज कर रहे थे, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारे मीडिया का हम यूज नहीं कर रहे थे। मैंने बहुत बार फेसबुक को यूज करने की ट्राई की। फेसबुक न्यूज फीड ओपन करके मैं लोगों की पोस्ट देखता था और वहां पे कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश करता था, लेकिन वहां पे लोगों के इरिलेवेंट पोस्ट और सेल्फीज और ये सब देखकर मुझे समझ में नहीं आता था कि एक्चुअल में यहाँ पे हम कैसे काम कर सकते थे। और लोग फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए, लाइक्स को बढ़ाने के लिए कुछ भी सेल्फीज वहां पे पोस्ट करते थे, कोई भी जोक या इरिलेवेंट वहां पे पोस्ट करते थे, जो कि बिल्कुल मुझे स्टूपिडिटी जैसा लगता था। और मैं पर्सनली कभी सेल्फी पोस्ट करना पसंद नहीं करता हूँ और आज तक मैंने कभी की नहीं है। अभी हम बहुत बड़े स्केल पे सोशल मीडिया पे एक्टिव है, लेकिन उसके लिए हमें कोई सेल्फी या कोई लाइक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं, कोई फॉलोअर्स को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये इस टाइप की स्ट्रेटेजी भी ऑलरेडी है अवेलेबल मार्केट में। लेकिन कोरोना से पहले मुझे समझ में नहीं आता था, तो थोड़ी देर हम मैं न्यूज फीड में कुछ वहां पे देखने की, करने की कोशिश करता था और बाद में बोर होके मैं उसको बंद कर देता था, जो कि आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा सोशल मीडिया पे, कि हम यूज टू नहीं है सोशल मीडिया को यूज करने के लिए। तो कोरोना से पहले मैं उसको कभी कर नहीं पाया था, लेकिन जैसे ही कोरोना स्टार्ट हुआ तो हमारा काम भी बंद हो गया दूसरे लोगों की तरह। क्योंकि हम भी ऑफलाइन ही कर रहे थे, लॉकडाउन हो गया, काम बंद हो गया बिल्कुल। 2-3 महीने तक हमने वेट किया कि फिर से सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, फिर से काम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन 2-3 महीने वेट करने के बाद ऐसा लगा कि ये अनप्रिडिक्टेबल है, पूरा साल चल सकता है और इससे भी ज्यादा चल सकता है। अगर हमने यहाँ पे वेट किया तो जो हमने लाइफ में पहले फेस किया था, फिर हम जीरो हो गए थे, लोन लेना पड़ा था, स्ट्रगल किया था, शायद वो सिचुएशन फिर से आ जाएगी कि हमने जो भी अर्निंग सेविंग किया है वो खत्म हो जाएगा। और ज्यादातर कोचिंग क्लास टीचर्स ट्रेनर के साथ ये हुआ है कोरोना के पीरियड में, क्योंकि उन्होंने वेट किया, उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से खुद को चेंज नहीं किया, जिसकी वजह से ज्यादातर कोचिंग सेंटर्स आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि बंद हो चुके हैं आज की डेट में कोरोना की वजह से, जो कि कोरोना से पहले बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो हमने फिर से वहां पे मार्केट को एनालाइज करना स्टार्ट किया।
मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप में से भी ज्यादातर लोग टीचिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग इंडस्ट्री में है या काउंसलिंग इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये सारी चीजें जानना इम्पोर्टेंट है कि कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए, कौन सी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, किस तरह से हम अपना एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं। तो हमने फिर से मार्केट को एनालाइज किया कि लोग अब किस तरह से काम कर रहे हैं लॉकडाउन के पीरियड में। तो हमने ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर लोगों ने ऑनलाइन अपना काम स्टार्ट कर दिया है, और जो लोगों ने जूम पे, गूगल मीट पे अपना काम स्टार्ट कर दिया था, उन लोगों का बिजनेस फिर से नॉर्मल हो गया था। वो लोग फिर से रेवेन्यू जनरेट करने लगे थे, और ऑपोजिट हुआ था। जो ऑफलाइन काम कर रहे थे उससे ऑनलाइन उनका उनको ज्यादा ग्रोथ एक्चुअल में मिल रहा था। तो हमने भी डिसाइड किया कि हम भी ऑनलाइन जाएंगे, और हमें कुछ बहुत अच्छी बेहतरीन ट्रेनिंग मिल गई सोशल मीडिया के रिलेटेड, कि सोशल मीडिया में बिना सेल्फी वहां पे अपलोड किए, बिना डेली पोस्ट किए या डेली वहां पे टाइम स्पेंड किए, कैसे हम खुद के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, ट्रेनिंग को प्रमोट कर सकते हैं और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल इजी इम्प्लीमेंटेबल हमें कुछ ट्रेनिंग्स वहां पे मिली, और उसको हमने सीखा, और कुछ हमने वीडियो कोर्सेज प्रमोट करने स्टार्ट किए। और जैसे ही हमने प्रमोट करना स्टार्ट किया, हमें बहुत ही ट्रिमेंडस फीडबैक मिला, रिस्पांस मिला पेरेंट्स के द्वारा और स्टूडेंट्स के द्वारा। और कोरोना के पीरियड में पिछले 2.5-3 सालों में हमने जो ऑफलाइन काम करते थे उससे 10 to 15 टाइम्स ज्यादा रेवेन्यू हमने कोरोना के पीरियड में जनरेट किया, और वो एक हमारे लिए वाव मोमेंट था। तब जाके हमें पहली बार पता चला कि सोशल मीडिया कितना पावरफुल है। आजकल हम अपने आसपास प्रमोशन देख रहे हैं ना, कि लोग 6 महीने में मिलियनर बन रहे हैं, 3 महीने में मिलियनर बन रहे हैं। इसका एक ही रीजन है कि वो सोशल मीडिया पे खुद को प्रमोट कर रहे हैं, और सोशल मीडिया इतना पावरफुल है कि वहां पे एक दिन में 1 लाख लोगों तक भी मैसेज पहुंचाना है तो इजीली हम पहुंचा सकते हैं, अगर हम हमारे पास स्ट्रेटेजी हो, कुछ लर्निंग हमने किया हो, कुछ ट्रेनिंग्स हमने ली हो सोशल मीडिया के रिलेटेड, तो बिल्कुल इजी है, कोई भी कर सकता है। उसके लिए हमें ना सेल्फी पोस्ट करनी है, ना डेली पोस्टिंग करना है, ना फॉलोअर्स को बढ़ाना है, ना लाइक्स को बढ़ाना है। विदाउट ये सारी चीज किए बिना हम 6 फिगर इनकम, विदाउट पेड मार्केटिंग भी हम 6 फिगर इनकम जनरेट कर सकते हैं। चाहे आपका प्रोडक्ट कुछ भी हो, चाहे आप काउंसलर हो, ट्रेनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट आप सिखा रहे हो स्टूडेंट्स को। तो ये हमारा एक्सपीरियंस था कोरोना के पीरियड में, जो मैंने आपसे शेयर किया। और एक और चीज मैं आपसे शेयर करूंगा कि हमने कोरोना के पीरियड में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा, लेकिन हमारे एसोसिएट भी स्ट्रगल कर रहे थे कोरोना के पीरियड में। उन लोगों का भी बिजनेस जीरो हो गया था लॉकडाउन की वजह से। तो हमने हमने जो स्ट्रेटेजी सीख कर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, तो फिर से हमारा रेवेन्यू जनरेट होने लगा। तो हमने अपने एसोसिएट को भी वही सारी चीजें सिखाना स्टार्ट किया। तो उन लोगों ने भी सीख के जैसे ही उसको इम्प्लीमेंट किया, उनका भी बिजनेस नॉर्मल हो गया, वो भी फिर से ऑनलाइन काम करने लगे। लॉकडाउन था फिर भी वो लोग रेवेन्यू जनरेट करने लगे घर पे बैठे बैठे, विदाउट एनी ऑफिस, विदाउट एनी एम्प्लॉय। तो यहाँ पे जो हम स्ट्रेटेजी सिखाने जा रहे हैं उसके लिए ना आपको कोई ऑफिस की जरूरत है, ना आपको कोई एम्प्लॉय की जरूरत है। आप घर पे बैठे बैठे ही ऑनलाइन सारी चीजें कर सकते हैं। जो अगर आप नॉलेज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, या आप किसी का काउंसलिंग करना चाहते हैं, काउंसलर बनना चाहते हैं, तो कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। घर के बाहर गए बिना आप सारी चीजें कर सकते हैं। ये लर्नेबल स्किल है। इसकी इसकी ट्रेनिंग्स ऑलरेडी हम लोगों को दे रहे हैं। तो हमने भी अपने एसोसिएट को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, और उन लोगों का भी बिजनेस फिर से ग्रो होने लगा। उन लोगों का भी काम नॉर्मल हो गया कोरोना के पीरियड में। तब हमें समझ में आया कि ये स्ट्रेटेजी सारे लोगों पे काम कर रही है, सिर्फ हमारे लिए काम नहीं कर रही है। तो हमने डिसाइड किया कि अब हम सिर्फ लोगों को काउंसलिंग कैसे करना है, या अच्छे काउंसलर्स बनने की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके साथ साथ बिजनेस डेवलपमेंट की भी ट्रेनिंग हम देंगे। हम बिजनेस डेवलपमेंट के मॉड्यूल्स भी हम ऐड कर देंगे। तो इसी वजह से ये पूरा पैकेज बना है जो अभी हम दे रहे हैं लोगों को, डिजिटल DMIT मास्टरी पैकेज।
जिसमें हम ना सिर्फ काउंसलिंग की बेहतरीन ट्रेनिंग दे रहे हैं, बिजनेस कैसे डेवलप करना है। आपका चाहे कोई नेटवर्क नहीं हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, आपके पास ऑफिस नहीं हो, या आप एक हाउस वाइफ हो, आपको घर से काम करना है, आप बाहर नहीं जा सकते, तो कैसे कर सकते हैं। इसी वजह से ये पैकेज हमने बनाया है, क्योंकि हमने ओवर द टाइम ये ऑब्जर्व किया है कि लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों के पास स्ट्रेटेजी नहीं है, इसकी वजह से लोग कंफ्यूज है और बिजनेस जनरेट नहीं कर पा रहे। सो दैट इज अवर एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट 8 to 9 years। मैं भी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूँ। मैंने भी एक दिन स्ट्रगल किया है, मैंने भी लोन लिया है, मेरा बैंक अकाउंट भी जीरो हुआ है, मैंने भी सारे अप डाउन देखे हैं जो नॉर्मल लोगों की लाइफ में होता है। और इसीलिए ये पैकेज बनाया है। समवन हु हैड अ नॉलेज एंड स्किल बट नॉट एबल टू मोनेटाइज। नॉलेज और स्किल है, ज्यादातर लोग यहाँ पे है जिनके पास बेहतरीन नॉलेज है, 10, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मोनेटाइज नहीं कर पा रहे, या अपने नॉलेज को अपने एरिया के बाहर कैसे स्प्रेड करना है उसकी स्ट्रेटेजी नहीं है, उसकी स्किल नहीं है। सो दैट इज व्हाई वी हैव मेड दिस पैकेज, डिजिटल डीएमआईटी मास्टर। मैं एक वीडियो शेयर करूंगा आप लोगों से। ये दिलवर जी है और रायपुर से है, जनरल प्रैक्टिशनर है और हमारे साथ डीएमआईटी कर रहे हैं। हाँ, आप दिखे चलिए, बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सब आप सभी को। और मैं ये बताना चाहूंगा, बहुत लंबे समय से मैं अपने जीवन में ऐसा सोचता था, और मेरे जैसे हजारों लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कोई उसके जीवन में आएगा और उसको उंगली पकड़ा के और वो मंजिल तक ले जाएगा, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन मेरे साथ ऐसा हो गया है। आप आए हैं, मिस्टर राजेश सर आए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा उंगली पकड़ा के हाथ से हाथ ले जाके मुझे मेरे मंजिल तक ले जाएगा। ऐसा है। मैंने बहुत सारा काम ट्राई किया है, अलग अलग तरीके से। मैं जनरल प्रैक्टिस भी करता हूँ, प्रैक्टिस के साथ साथ में मैंने तो आप कुछ कंपनी आप क्या काम कर रहे हैं वैसे दिलवर जी, डीएमआईटी के मैं अलावा? जनरल मैं जनरल प्रैक्टिशनर हूँ सर। मैंने ठीक है। डॉक्टरी करता हूँ एक तरीके से, ठीक है। फार्मेसी है मेरा। ठीक और है। मेरा बड़ा बिग विजन है। बिग विजन होने के कारण से मैंने अपना इस काम में ज्यादा जमाया नहीं है। तो ठीक है। ट्रेनिंग लाइन को बेहतर करना चाहता था, लेकिन कहीं न कहीं ये डीएमआईटी के अलावा यदि हम ट्रेनिंग लाइन में देखें, जैसे मोटिवेशनल सेमिनार हो गया, माइंड पावर हो गया, या मेमोरी हो गया, किसी भी तरीके से, तो उस प्रोग्राम को आज से ऑनलाइन होने से पहले, कंडक्ट करने से पहले बहुत पैसा लगता था, इनपुट ठीक ज्यादा लगता था और आउटपुट बहुत कम आता था, जिसके कारण से हजारों लोग, कई लोग मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, और वहीं की वहीं है। ऐसा मेरे साथ भी होता था सर। तो ठीक है। आपका जब मुलाकात हुआ, तब मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत कम बजट में हम लोग अपना फाइनेंशियली मतलब बेहतर कर सकते हैं, फाइनेंशियल को बेहतर कर सकते हैं। इसी यही कहना चाहूंगा सर मैं। और धन्यवाद आप सबका कि आप सब भी लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हम एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं, यस। और बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे 100% कॉन्फिडेंस और विश्वास है कि आज यदि हम महीने में 50,000 कमा रहे हैं, तो हम 5 लाख और 5 करोड़ भी कमा सकते हैं। आपने तो एक फार्मूला ही दे दिया सर सक्सेस का। इसके लिए हार्दिक दिल से धन्यवाद। So why was this possible? Because he is a part of a digital DMIT mastery training. So our mission here is help people build a dream business which can generate consistent and predictable income and enable them to live life on their terms. जब तक कोई भी काम करे, चाहे डीएमआईटी करे या कुछ भी काम करे, उसमें कंसिस्टेंसी और प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक हम कॉन्फिडेंटली उसको कर नहीं पाएंगे। हमारा कंफ्यूजन बना रहेगा कि पता नहीं आगे हम इसको कैरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे।
चाहे कितना भी पैशन हो, कितना भी इंटरेस्ट हो, हमें कुछ बिजनेस स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। मार्केट में जिस तरह से सिचुएशन चेंज हो रही है उस तरह से हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा। प्रॉब्लम को इग्नोर करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, प्रॉब्लम पे अटैक करना पड़ेगा, एग्रेसिव होना पड़ेगा, तब हम कॉम्पिटिटिव बने रहेंगे और कंसिस्टेंसी और प्रिडिक्टेबिलिटी आएगी काम में। वाई करियर काउंसलिंग इजिएस्ट मनी टुडे 5,000 करोड़ प्लस इंडस्ट्री। आज की डेट में इंडिया में करियर काउंसलिंग इंडस्ट्री का वॉल्यूम 5,000 करोड़ से ज्यादा है। 5,000 करोड़ से ज्यादा एवरी ईयर इसका टर्नओवर है करियर काउंसलिंग इंडस्ट्री का, जिसमें कुछ लोग डीएमआईटी कर रहे हैं, कुछ लोग साइकोमेट्रिक कर रहे हैं, कुछ लोग एमबीटीआई कर रहे हैं, कुछ लोग बेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग टूल्स अवेलेबल है, लेकिन इनबॉर्न टैलेंट जानने के लिए सबसे बेस्ट टूल डीएमआईटी है। और ज्यादातर यंग पेरेंट्स आज की डेट में बहुत ही अवेयर हो गए हैं उनके बच्चों के लिए, क्योंकि जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैंने इंजीनियरिंग किया और कुछ सालों तक टेक्निकल वर्क किया। उसके बाद मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में टेक्निकल वर्क मुझे सूट नहीं कर रहा है। मेरा ब्रेन टेक्निकल चीजों के लिए, मशीन के साथ काम करने के लिए नहीं बना है, मुझे लोगों के साथ काम करना चाहिए। ज्यादातर यंग पेरेंट्स का और आपका भी यही एक्सपीरियंस होगा कि हमने करियर फिक्स करने से पहले बहुत सारे ट्रायल एरर किए, बहुत सारे जो प्रेशियस इयर्स थे जहाँ पे हमारा करियर ग्रोथ हो जाना चाहिए वो ट्रायल एरर में हमने वेस्ट कर दिया। इसी वजह से आजकल के यंग पेरेंट्स अवेयर हो गए हैं उनके बच्चों के लिए कि उनके बच्चों का असेसमेंट कम एज में हो जाना चाहिए, ताकि उनकी एक्टिविटी को वो डिफाइन कर पाए और उस तरह से उनको गाइड कर पाए, ताकि मैच्योर होने से पहले वो अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाए, एस्टेब्लिश हो जाए। इसी वजह से ये इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है। और अगर सही स्ट्रेटेजी अगर हमारे पास है, सही स्किल हमारे पास है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अर्निंग की। हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं, दोनों पर्पज इससे सब हो सकते हैं। व्हाट इज डीएमआईटी? डीएमआईटी क्या है वो समझते हैं। डीएमआईटी का फुल फॉर्म है डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें डर्मेटोग्लाइफिक साइंस है। और डीएमआईटी रिपोर्ट में डर्मेटोग्लाइफिक साइंस का यूज होता है। डर्मेटोग्लाइफिक साइंस क्या है वो समझते हैं। डर्मेटोग्लाइफिक्स वर्ड दो डर्मेटोग्लाइफिक्स वर्ड दो वर्ड से बना है। डर्मा का मतलब स्किन होता है और ग्लाइफ का मतलब कार्विंग्स होता है, जो छोटी छोटी लाइंस लेंस की हेल्प से हमें क्लियरली दिखती है, उसको कार्विंग्स या रिजिस बोलते हैं। और डर्मेटोग्लाइफिक्स पैटर्न हमारे फिंगर टिप्स पे जो बना होता है उसको डर्मेटोग्लाइफिक्स पैटर्न बोलते हैं। आधार कार्ड जब बनता है किसी भी पर्सन का, तो आधार कार्ड में हम जो पैटर्न देते हैं उसको टेक्निकल लैंग्वेज में डर्मेटोग्लाइफिक्स पैटर्न बोलते हैं। और किसी भी दो पर्सन का ये पैटर्न सेम नहीं होता है, इसी वजह से वो एक यूनिक आइडेंटिटी के तौर पे लिया जाता है और उसी को ही कंसिडर किया जाता है। जब भी हमें कुछ करना हो, बैंक अकाउंट या कुछ भी एक्टिविटी करना हो, और पुलिस भी जब क्रिमिनल को पकड़ती है तो सबसे पहले उनके डर्मेटोग्लाइफिक्स पैटर्न लेती है, डेटाबेस के साथ मैच करती है और उस पर्टिकुलर पर्सन को आइडेंटिफाई करती है। डर्मेटोग्लाइफिक्स साइंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ और ब्रेन के साथ क्या कनेक्शन है, ये हम अब देखते हैं। डॉक्टर हेराल्ड क्यूमिन्स को द फादर ऑफ डर्मेटोग्लाइफिक्स माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही डिटेल में हजारों लोगों पे रिसर्च करके थियरी पहली बार दुनिया के सामने रखी कि डर्मेटोग्लाइफिक्स पैटर्न का ब्रेन के साथ क्या रिलेशन है, बिहेवियर के साथ क्या रिलेशन है, जेनेटिक्स के साथ क्या रिलेशन है। ये सबसे पहले डिटेल में इन्होंने ही बताया, इसलिए इनको फादर ऑफ डर्मेटोग्लाइफिक्स माना जाता है। स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इवॉल्व हुआ ये पूरा साइंस, तो 1892 में सबसे पहले सर फ्रांसिस गाल्टन ने ये दुनिया को बताया कि हमारे जो डर्मेटोग्लाइफिक्स पैटर्न होते हैं वो सारे लोगों के अलग अलग होते हैं, लेकिन उन्होंने कोई डिटेल में रिसर्च नहीं किया। सबसे पहले डिटेल में रिसर्च हेराल्ड क्यूमिन्स ने किया, और इसी वजह से वो द फादर ऑफ डर्मेटोग्लाइफिक्स जाने जाते हैं। और उन्होंने रिसर्च करके जब दुनिया के सामने रखा, बाद में मेडिकल साइंस ने भी इस पे इंटरेस्ट लिया, न्यूरो साइंटिस्ट ने भी इस पे रिसर्च करना स्टार्ट किया, और आज की डेट में डर्मेटोग्लाइफिक्स पे मोर देन 8,000 प्लस रिसर्च पेपर अवेलेबल है। और यही साइंस का यूज करके हम डीएमआईटी रिपोर्ट में लोगों को गाइड कर रहे हैं, क्योंकि डर्मेटोग्लाइफिक्स पैटर्न का ब्रेन के साथ कनेक्शन है।
ब्रेन का कौन सा लोब स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लोब वीक है, वो पैटर्न का एनालिसिस करके हम समझ सकते हैं। और ब्रेन के अलग अलग लोब्स अलग अलग चीजों की फंक्शन के लिए बने हैं। कुछ लोब है वो जो बॉडी एक्टिविटी के लिए बने हैं, कुछ लोब है वो म्यूजिक के लिए बना है, कुछ लोब है वो साइंस के लिए बने हैं। तो इस तरह से डिटेल में पूरा साइंस है ये डर्मेटोग्लाइपिक्स का। और इसी सिलसिले में एक और रिसर्च हुआ ब्रेन के फील्ड में। रोजर स्पेरी ने 1981 में सबसे पहले ये डिस्कवर किया कि हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। इससे पहले साइंस ये समझता था कि ब्रेन एज अ सिंगल यूनिट काम करता है, लेकिन रोजर स्पेरी ने ये डिस्कवर किया बहुत सारे लोगों पे एक्सपेरिमेंट करके कि राइट ब्रेन का फंक्शन अलग है और लेफ्ट ब्रेन का फंक्शन अलग है, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट काम करते हैं। और ये थियरी की वजह से भी बिहेवियर का जो साइंस था, साइकोलॉजी में भी पूरी तरह से रिवॉल्यूशन आ गया। और 1981 में रोजर स्पेरी को नोबेल प्राइज मिला ये डिस्कवरी करने की वजह से। तो डीएमआईटी रिपोर्ट में राइट लेफ्ट ब्रेन की थियरी का भी यूज किया जाता है। और आगे एक और इम्पोर्टेंट डिस्कवरी हुई 1983 में। आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा होवर्ड गार्डनर का। डॉक्टर होवर्ड गार्डनर ने सबसे पहले मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी दी कि सारे लोगों में अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस होती है, कुछ इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, कुछ इंटेलिजेंस कम होती है। और ये थियरी को वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस मिला न्यूरो साइंस के द्वारा, एजुकेशनलिस्ट के द्वारा। और बहुत सारे स्कूल्स आज की डेट में मल्टीपल इंटेलिजेंस के थीम पे चल रहे हैं, डेवलप कंट्री में और हमारे कंट्री में भी, जहाँ पे बच्चों का मल्टीपल इंटेलिजेंस आइडेंटिफाई करके उसको ट्रेन किया जाता है। उसको सारे सब्जेक्ट सिखाए नहीं जाते हैं, सारे बच्चों को साइंस मैथ सीखना जरूरी नहीं है, अगर उसका मल्टीपल इंटेलिजेंस सूट कर रहा है तो ही उनको सिखाया जाता है। तो ये थियरी को भी हम एज अ सपोर्ट डर्मेटोग्लाइपिक्स पैटर्न को सिंप्लीफाई करने के लिए एज अ सपोर्ट डीएमआईटी रिपोर्ट में यूज कर रहे हैं। और अराउंड 2010 इंडिया में डीएमआईटी की शुरुआत हुई और आजकल पूरी दुनिया में डीएमआईटी प्रैक्टिशनर आपको मिल जाएंगे। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स है डर्मेटोग्लाइपिक्स पे, जिसमें सबसे बेस्ट बुक है फिंगरप्रिंट्स पाम्स एंड सोल्स, जो डॉक्टर हेराल्ड क्यूमिंस ने लिखा है, जहाँ पे डिटेल में उन्होंने बताया कि डर्मेटोग्लाइपिक्स पैटर्न का ब्रेन के साथ क्या रिलेशन है, पर्सनालिटी के साथ क्या रिलेशन है, बिहेवियर के साथ क्या रिलेशन है, जीन्स के साथ क्या रिलेशन है। और उसके अलावा भी बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स है, बहुत सारे रिसर्च पेपर है डर्मेटोग्लाइपिक्स पे, जिससे हम समझ सकते हैं कि डर्मेटोग्लाइपिक्स और ब्रेन का क्या रिलेशन है। स्टेजेस ऑफ डर्मेटोग्लाइप फॉर्मेशन इन फीटस। बच्चा जब एम्ब्रियो में होता है बर्थ से पहले, तब 13th वीक के आसपास उसके डर्मेटोग्लाइपिक्स पैटर्न फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। और 21st वीक आते आते ये पैटर्न पूरी तरह से बन जाते हैं। बाद में हमारे बर्थ से लेकर डेथ तक ये पैटर्न सेम रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। और इसी वजह से ये एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, पूरी दुनिया में इसको एक यूनिक आइडेंटिटी माना जाता है किसी भी पर्सन का। और 13 से 21st वीक इसी पीरियड के दौरान ब्रेन का भी साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट होता है। और इसीलिए ब्रेन की सारी कैरेक्टरिस्टिक डर्मेटोग्लाइपिक्स पैटर्न पे इम्प्रिंट हो जाती है। और इसी वजह से हम डर्मेटोग्लाइपिक्स पैटर्न का एनालिसिस करके ब्रेन की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को हम समझ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन कौन सा काम ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाएगा, कौन से काम में स्ट्रेसफुल हो जाएगा। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो 1 घंटे 2 घंटे कंटिन्यू करे तो भी हम वहां पे थकते नहीं है, टायर्ड फील नहीं करते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि 10-15 मिनट या 30 मिनट्स में भी हम बोर होने लगते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। कुछ लोग आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि रीडिंग करना पसंद करते हैं, कुछ लोग कुछ स्टूडेंट है वो रीडिंग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, लर्निंग स्टाइल के साथ कनेक्टेड है, जिसके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, रेडीमेड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है और लाइव ट्रेनिंग भी हम कर रहे हैं, जो मैं आगे डिटेल में आपको डिस्क्राइब करूंगा कि किस तरह से हम कर रहे हैं। एक और वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा। ये पारुल जी है, दिल्ली से है। और हमारे साथ काम करने से पहले कहीं और किसी और के साथ काम कर रहे थे, बाद में हमारे साथ वो काम कर रहे, डीएमआईटी एज अ डीएमआईटी प्रैक्टिशनर।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बताइए पारुल जी, अभी तक हमारी क्या जर्नी रही और क्या एक्सपीरियंस रहा? आप कहाँ से हैं पारुल जी? सर मैं दिल्ली से हूँ। मैंने डीएमआईटी के कोर्स, आपका कोर्स ज्वाइन करने से पहले भी एक कोर्स ज्वाइन किया था डीएमआईटी का, ठीक है, और वहां मैं प्रैक्टिस करती थी, बट वो सारा ऑटोमेटेड फॉर्म था ठीक जिसमें है, मेरा एक्सपीरियंस कम था तब। बट मैं रिपोर्ट्स कर रही थी, सारी चीजें कर रही थी, डिटेलिंग मुझे नहीं थी। ठीक है, मुझे जो डीएमआईटी की डिटेलिंग मिली जब मैं आपके कोर्स के साथ एनरोल हुई, और उसमें एक एक थिक ऑन थिन मुझे पता चलता गया, मुझे पैटर्न्स की क्लैरिटी पता चली, मुझे ठीक, हर एक लोग की कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एक चीज, फीचर्स, डिटेलिंग जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, वो ठीक, जहाँ मुझे क्लैरिटी नहीं थी। तो ठीक विद है, एक्सपीरियंस, विद रिपोर्ट्स, मैंने बहुत कुछ लर्न किया। ग्रेट, R1 हमारा कैप्टन है, और जैसे अभी मैम रंजनी ने डिस्कस करा, हमारे कैप्टन तो आप हो डेफिनेटली। तो हमारी लर्निंग डेफिनेटली राजेश सर आप हो, मोटिवेशन भी आप हो, और आपने ही हमें मोटिवेट करके बोला है कि हाँ डेफिनेटली ये करो, बूस्ट किया है हर एक चीज के लिए, बोला कि ऐसे करो वैसे करो, यू आर ऑलवेज अ गुड 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 काउंसलर फॉर अस। और हर एक चीज जो कि प्लान ऑफ एक्शन हमें करना है, वो आपने बताया कि गो इन दिस वे, गो इन दिस वे, एक्शन आज लो, डिले मत करो, गो फॉर अ राइट वे, अब ये बहुत हो गया, गो फॉर अ राइट एक्शन। तो मतलब यू आर अ ग्रेट मोटिवेटर, आई मस्ट से। और मैंने काफी कुछ आपसे डीएमआईटी के थ्रू सीखा है। पैटर्न्स मुझे क्लियर नहीं थे, जबकि मैंने आपके कोर्स को ज्वाइन करने से पहले जहां कोर्स ज्वाइन किया था, मैंने वहां पर हाई पे किया था। ठीक है। और और जब मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया, जो चीज वहां मुझे नहीं मिली, वो चीज मुझे यहाँ डिटेलिंग में हर चीज का आंसर मिला है, विद अ रीजन, with a reason to describe it, and with a reason to know it what is the detail and the depth of DMIT is. ठीक है, तो That's all I गोल want to सारे say. सेट है पारुल गोल जी? सारे सेट है, ठीक है, कोई डेडिकेटेड है, कोई ट्वेंटी फोर कंफ्यूजन सेवन वो नहीं वर्क कर रहे होते हैं सर, 24/7। सोते हुए भी ये होता है, L1 R1 R2 R3 R4 R5 कहाँ वर्क कर रहे हैं। तो वो 24 घंटे चलता रहता है सर। अभी भी मतलब मैं, यू वर टॉकिंग, कल की नोट्स होने चाहिए, मतलब मेरा तो रजिस्टर पे रजिस्टर भर। क्या बात। So why was this possible? Because she is a part of digital DMIT mastery training. इंटेलिजेंस के बारे में समझते हैं। इंटेलिजेंस का अगर सिंपल डेफिनेशन हम देना चाहें तो योर ब्रेन्स एनी एबिलिटी विच कैन गिव यू नेम, फेम, मनी एंड सक्सेस विल बी सीन एज एन इंटेलिजेंस। आपके ब्रेन की ऐसी एबिलिटी जो आपको नाम, दाम, मनी, सक्सेस दिलाए, उसको आपकी इंटेलिजेंस या बुद्धि क्षमता हम बोलेंगे। We have 8 types of different intelligence: intrapersonal, interpersonal, logical, visual, linguistic, फिजिकल, म्यूजिकल और नेचुरलिस्टिक। और जैसे हमने डिस्कस किया कि डॉक्टर होवार्ड गार्टनर ने सबसे पहले ये थियरी दुनिया को दी, और बाद में ये थियरी को बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, काउंसलर्स भी यूज कर रहे हैं करियर काउंसलिंग के लिए और लोगों को सही गाइड करने के लिए। तो हम एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है इंटेलिजेंस का, वो आज हम सीखेंगे। कुछ रिमेडीज भी हम सीखेंगे ताकि हम इम्प्लीमेंट कर पाए उसको प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स का इम्प्रूवमेंट करने के लिए। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का डेफिनेशन अगर हम देखें तो योर ब्रेन्स एबिलिटी टू कन्वर्ट योर थॉट्स, नॉलेज, इमोशंस एंड फीलिंग्स इनटू द लैंग्वेज। आपके 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 ब्रेन की ऐसी एबिलिटी जो आपके थॉट्स है, जो आपका नॉलेज है, उसको लैंग्वेज के फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में दुनिया को कन्वे करे, उसको आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हम बोलेंगे। एक एग्जांपल मैं दूंगा तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टडी करता था तो कुछ प्रोफेसर्स ऐसे थे जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में पीएचडी किया था, वो सबसे बेस्ट थे नॉलेज वाइज उनके सब्जेक्ट में। लेकिन जब वो कोई टॉपिक हमें सिखाते थे क्लास में, तो हमें वो टॉपिक अच्छी तरह से समझ में नहीं आता था, बाद में रिवीजन करना पड़ता था, किसी और से हमें फिर से सीखना पड़ता था। जबकि हम जानते थे कि उनका नॉलेज सबसे बेस्ट है उस सब्जेक्ट में, फिर भी वो अपने नॉलेज को लैंग्वेज के जरिए कन्वे नहीं कर पाते थे, हमें कनेक्ट नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से हम उनका क्लास अटेंड करना भी अवॉइड करते थे। और आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में ये ऑब्जर्व किया होगा। और कुछ प्रोफेसर ऐसे थे
जिनका नॉलेज एवरेज लेवल का था, लेकिन जब भी वो कोई टॉपिक हमें सिखाते थे क्लास में तो पहली बार में हमें याद हो जाता था। वो इतना एंगेजिंग इंटरेक्टिंग वे में क्लास कंडक्ट करते थे कि बाद में हमें रिवीजन भी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जबकि हम जानते थे कि वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन उनका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इतना अच्छा था कि वो लैंग्वेज के जरिए हमें एंगेज कर लेते थे। तो आपने देखा होगा कि कुछ टीचर्स का क्लास अटेंड करने के लिए हम रेडी रहते थे और कुछ टीचर्स का क्लास हम बंक करते थे कि किस तरह से हम अवॉइड करें उनका क्लास। तो ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की वजह से होता है कि कुछ लोग हैं वो लैंग्वेज के जरिए कैसे लोगों को एंगेज करना, उनके अंदर वो एबिलिटी होती है, बाय बर्थ वो टैलेंट होता है। लेकिन यहाँ पे हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स ट्रेनर्स है और हमें काउंसलर्स बनना है और स्टूडेंट्स को गाइड करना है, पेरेंट्स को गाइड करना है। जस्ट अ मोमेंट। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है सेकंड और थर्ड ग्रेड में वो पढ़ रहा है, सेकंड थर्ड ग्रेड में पढ़ रहा है और उसका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कम है। तो कहाँ पे एकेडमिक में उसको स्ट्रगल होगा, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कम है तो यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स वॉट एवर यू फील, और इंटरेक्शन करेंगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ से आज आप सीख के जाने वाले हैं और बहुत अच्छी ऑडियंस है, ज्यादातर लोग अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। तो हम एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पे समझते हैं कि स्टूडेंट की सिचुएशन क्या है और उनको बाहर कैसे निकालना है वो सिचुएशन से। स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। समित जी, हम स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई स्टूडेंट सेकंड थर्ड ग्रेड में पढ़ रहा है और उसकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कम है, तो उसको क्या चैलेंजेस होंगे स्टूडेंट को एकेडमिक में, कहाँ पे उसको प्रॉब्लम होगा लिंग्विस्टिक की वजह से। यस विजया जी, एक्सप्रेसिंग करने में प्रॉब्लम होगा। नील पवन जी, लर्निंग न्यू टॉपिक्स, he will not able to express his answers well। यस, एक्सप्रेशन करने में एकेडमिक वाइज उसको कहाँ पे स्ट्रगल होगा लिंग्विस्टिक की वजह से। अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, राइटिंग, एक्सप्रेशंस, स्टूडेंट एंड पेरेंट रिलेशन। यस प्रदीप जी, वेरी राइट। सौरभ जी, एक्सप्रेसिंग ऑफ हिज और अंडरस्टैंडिंग एंड इश्यूज। यस सौरभ जी, ग्रेट ग्रेट। एग्जामिनेशन एंड एक्सप्रेशन, सुगाना जी, यस ग्रेट। लो सेल्फ इमेज, यस साहू जी। कुश जी, यस कुश जी, स्पीच। विजया जी is saying relationship, very right विजया जी। स्टेज फियर, यस। प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टूडेंट एंड टीचर रिलेशन, ग्रास्पिंग, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा इनपुट दे रहे हो आप लोग। ज्यादातर लोग शायद स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहे हो, तो आपने भी ये फील किया होगा, पेरेंट्स के साथ भी आप काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपने ये चैलेंजेस फेस किए होंगे। तो थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं कि क्या चैलेंज होता है और किस तरह से हम एक्चुअल में इसको सोल्व कर सकते हैं प्रैक्टिकली। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट एंड टीचर रिलेशन, यस अजीत जी, ग्रेट, वेरी राइट, ग्रेट, बहुत अच्छा इनपुट दिया। तो पहले तो एकेडमिक की हम बात करते हैं कि सेकंड थर्ड ग्रेड में कोई बच्चा पढ़ रहा है और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कम है, तो सबसे पहले तो आजकल ओरल एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओरल एग्जाम्स के भी ग्रेड मिलते हैं बच्चों को। तो लिंग्विस्टिक कम है तो ओरल एग्जाम में वो स्ट्रगल करेगा, ओरली खुद को अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। और लिंग्विस्टिक कम है तो रिटन एग्जाम में भी वो स्ट्रगल करेगा, जहां पे भी उसको डिस्क्रिप्टिव होना है, सब्जेक्टिव होना है, वहां पे वो अच्छी तरह से रिटन फॉर्म में भी वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। और नॉर्मली आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चा जब सेकंड थर्ड ग्रेड में होता है तो उसको डिस्क्रिप्टिव जो आंसर देना होता है वो 2 या 3 लाइन का देना होता है। लेकिन वही बच्चा जब हायर ग्रेड में जाता है तो उसके आंसर की लेंथ बढ़ती जाती है और बच्चा 10th ग्रेड में आता है
तो वही क्वेश्चन का उसको 2 या 3 पेज में पूरा डिस्क्राइब करके आंसर देना होता है। और अगर बच्चे के लिंग्विस्टिक पे हमने काम नहीं किया जब वो छोटा है तब, तो जैसे जैसे वो एकेडमिक में आगे जाएगा उसका परफॉर्मेंस कम हो सकता है, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकते हैं, सेल्फ इमेज, यहाँ पे किसी ने बताया कि सेल्फ इमेज भी उसका डाउन होने लगेगा, उसका नेगेटिव लेबलिंग टैगिंग हो सकता है टीचर्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा। पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज जिसकी वजह से हो सकते हैं, और लिंग्विस्टिक की वजह से फिर दूसरे एरियाज में भी उसका इम्पेक्ट हो सकता है। तो एक तो एकेडमिक में रिटन एक्सप्रेस जब करेगा तब उसको चैलेंज आएगा, और ओरल एग्जाम में भी उसको प्रॉब्लम आएंगे। और एक और चीज यहाँ पे समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे को हम कुछ सिखाते हैं और बाद में जब पूछते हैं बच्चे को और बच्चा आंसर नहीं कर पाता है, तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि उसको समझ में नहीं आया। लेकिन यहाँ पे समझने का प्रॉब्लम ना हो के एक्सप्रेस करने का प्रॉब्लम हो सकता है। और ज्यादातर बच्चों के साथ ये ऑब्जर्व किया गया है कि उसको समझ में तो आ गया है, लेकिन एग्जैक्ट वोकेबलरी क्या हो एक्सप्रेस करने की, वो वोकेबलरी उसके पास नहीं है। एक्सप्रेस करना वो लिंग्विस्टिकली जानता नहीं है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बाय डिफॉल्ट बाय बर्थ कम है। लेकिन टीचर्स नॉर्मली क्या करते हैं कि जब बच्चा आंसर नहीं देता है तो वो ऐसा मान लेते हैं कि उसको समझ में नहीं आया है, उसको 10 टाइम्स 20 टाइम्स लिखने को दे देते हैं। या पेरेंट्स नॉर्मली ये करते हैं कि एक्स्ट्रा ट्यूशन उसका लगवा देते हैं, या पेरेंट्स भी बार बार रिपीट करवाने की कोशिश करते हैं। और लेकिन उससे बच्चा और कंफ्यूज होता है, क्योंकि बच्चे को समझने का प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे को एक्सप्रेस करने का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक का भी प्रॉब्लम हो सकता है, दूसरी इंटेलिजेंस का भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम मिक्स नहीं कर रहे हैं अभी। थोड़ा सिंपल वे में सिर्फ लिंग्विस्टिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग पहली बार ये टॉपिक को जान रहे हैं। तो उनका अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी उनको अच्छी तरह से मिले, इसलिए हम यहाँ पे दूसरी चीजों को मिक्स नहीं कर रहे, सिर्फ लिंग्विस्टिक पे बात कर रहे हैं। यस। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए। वहां पे बच्चे को कंटिन्यू मगअप करवाया जाएगा तो बच्चा और कंफ्यूज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल करेगा। और पर्सनल लाइफ में भी उसको इश्यू होंगे, वो सही तरीके से खुद को उनकी उसकी जो फीलिंग है, उसकी जो डिमांड है, वो पेरेंट्स के सामने भी नहीं रख पाएगा या टीचर्स के सामने भी नहीं रख पाएगा, जिसकी वजह से पेरेंट्स उसको गलत तरीके से ले सकते हैं, मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे दूसरे इश्यूज भी हो सकते हैं। और मान लीजिए कोई बच्चा लिंग्विस्टिक में बहुत अच्छा है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट में वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कोई बच्चे का बहुत अच्छा है, तो कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे प्योर लिंग्विस्टिक की जरूरत पड़ती है। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे प्योर हमें लिंग्विस्टिक की जरूरत पड़ती है। यस, लैंग्वेजेस, ऑल लैंग्वेजेस, गुजराती, हिंदी, मराठी, मलयालम, सारे लैंग्वेज में। मैथमेटिक्स में लैंग्वेज का यूज नहीं होता है अलका जी, उसमें दूसरी इंटेलिजेंस का यूज होगा। HP, प्लीज प्लीज रीनेम योर सेल्फ HP। लैंग्वेजेस, ऑल द लैंग्वेज, लैंग्वेज के अलावा। यस, यस साहू जी, हिस्ट्री में भी लैंग्वेज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस चाहिए, सोशल स्टडी में भी चाहिए, फिर लिटरेचर में भी चाहिए, जियोग्राफी में भी चाहिए। यस। तो अगर किसी बच्चे का लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अच्छा है बाय बर्थ, तो ये सारे सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छा कर सकता है। और मान लीजिए किसी बच्चे का लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, और उन पेरेंट्स ने हमसे DMIT रिपोर्ट करवाया और हमें करियर सजेस्ट करने हैं। ऑल थियरी सब्जेक्ट्स वेयर क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड इन वर्ड्स। यस, प्लीज रीनेम योरसेल्फ HP। वहां पे रीनेम करने का सेटिंग्स में ऑप्शन होगा, आप रीनेम कर लीजिए ताकि मैं आपको नाम से प्रोनाउंस करूं। HP। PTMs should be more frequent so that parents also know their child's intelligence, whether single or multiple. Yes, Apurva, very right, very right.
अब मान लीजिए यहाँ पे एक और सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं कि कोई कोई पेरेंट हमारे पास आए, उनके बच्चे का डीएमआईटी रिपोर्ट करवाया और हमें समझ में आया कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बच्चे का बहुत अच्छा है, छोटा बच्चा है। तो कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं लिंग्विस्टिक, जहाँ पे प्योर लिंग्विस्टिक की जरूरत पड़ती है, लिंग्विस्टिक की वजह से वो करियर में लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कौन से करियर ऑप्शंस होंगे? टीचर यस, गाइड यस प्रदीप जी। लिंग्विस्टिक के करियर ऑप्शंस कौन से होंगे जहाँ पे प्योर लैंग्वेज की हमें जरूरत पड़ेगी? कोच यस, हम खुद को कैसे भूल सकते हैं, कोचिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग, पब्लिक स्पीकर। फाइनेंस इज ऑल अबाउट मैथ्स, उसके लिए दूसरी इंटेलिजेंस है, हम डिस्कस करेंगे। यस अलका जी, पॉलिटिशियंस को हम कैसे भूल सकते हैं? सबसे कोई अगर बेस्ट होता है लिंग्विस्टिक में तो पॉलिटिशियंस होते हैं। प्रेजेंटर, लॉयर्स यस, एडवोकेट, मीडिया। पॉलिटिशियंस आर द बेस्ट एट लिंग्विस्टिक। वो हमें कुछ प्रॉमिस करके वोट लेकर जाते हैं, 5 साल तक कुछ काम नहीं करते हैं, फिर से 5 साल बाद लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का यूज करके फिर से वोट लेकर जाएंगे, हम उनकी बातों में आ जाएंगे, बिकॉज दे आर द बेस्ट एट लिंग्विस्टिक। पॉलिटिशियन के अलावा एक और कम्युनिटी है जो लिंग्विस्टिक की वजह से हमारी सोसाइटी पे राज कर रही है। पॉलिटिशियन के अलावा कौन सी एक और कम्युनिटी है जो सबसे टॉप पे है? सोशल स्टेटस की बात करें, पैसे की बात करें, यस अपूर्वा जी, स्पिरिचुअल गुरुस, बाबास। यहाँ पे हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, चाहे पॉलिटिशियन हो, बाबास हो, कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी लैंग्वेज का लोगों को मैनिपुलेट करके अपना काम निकलवाने के लिए भी यूज कर रहे हैं, ये फैक्ट है। लेकिन यहाँ पे हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, सिर्फ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहाँ पे चाहिए इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और इंटरनेट पे कौन से ऐसे प्रोफेशन है जहां पे लिंग्विस्टिक की वजह से एक डॉक्टर या इंजीनियर से लोग 50 गुना 100 गुना ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं? इंटरनेट पे कौन से ऐसे प्रोफेशन है आज की डेट में जो नए न्यू एज प्रोफेशंस जिनको हम बोल सकते हैं, जो पेरेंट्स को पता नहीं है, जहाँ पे पेरेंट्स का फोकस नहीं है? यस सुगुना जी, कंटेंट राइटिंग या कॉपी राइटिंग भी हम बोल सकते हैं, ब्लॉगिंग यस, वेरी राइट गुरप्रीत जी। यूट्यूबर यस। एक ब्लॉगर की इनकम एक डॉक्टर या इंजीनियर से 100 गुना 1000 गुना ज्यादा होती है, लेकिन पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है कि और बहुत सारे बच्चे आजकल आपको दिखते होंगे अपने आसपास की जो कम एज में सेलिब्रिटी बन गए अपने लिंग्विस्टिक की वजह से। उनके अंदर जो टैलेंट है उनको वो प्रेजेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया में और वो सेलिब्रिटी बन गए और अर्निंग भी उन्होंने स्टार्ट कर लिया। लेकिन ज्यादातर आज की डेट में हमारे इंडियन सोसाइटी में पेरेंट्स का फोकस दो ही ऑप्शन पे होता है, या तो बच्चे को इंजीनियर बनाओ या डॉक्टर बनाओ, है ना, ये ऑब्जर्व किया होगा आप लोगों ने। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पे ज्यादा, एक कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग की अगर बात करें तो हाईली डिमांडेड प्रोफेशन है, हाईली पेड प्रोफेशन है, लेकिन पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है। कॉपी राइटर अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो कॉपी राइटर आपको मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे तो भी वहां पे वेटिंग में आपको रहना पड़ेगा। वो वहां पे वेटिंग होगा और छोटा सा आर्टिकल लिखने के लिए वो 5000 to 10,000 चार्ज करते हैं। इतना हाईली डिमांडेड प्रोफेशन है। और उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशन है, जैसे एक ट्रांसलेटर। अगर कोई बच्चे का लिंग्विस्टिक अच्छा है और उसने चाइनीज, जर्मन या फ्रेंच सीख लिया और वो एज अ ट्रांसलेटर उसने काम स्टार्ट किया, तो वो घर पे बैठे बैठे ही डॉलर्स में अर्न कर सकता है। कम एज में वो अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकता है। उसके लिए ना उसको कोई बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री करने की जरूरत है। लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स का फोकस नहीं है और उनको पता भी नहीं है कि कौन से ऐसे ऑप्शंस है जो हाईली डिमांडेड है, हाईली पेड है, जहाँ पे उसके सामने एक डॉक्टर या इंजीनियर कुछ भी नहीं है। लेकिन ये माइंडसेट की वजह से ही ज्यादातर बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, एज अ काउंसलर हमारा रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पेरेंट्स को सही करियर ऑप्शंस एक्चुअल में क्या होने चाहिए जो हाईली पेड है, हाईली डिमांडेड है आज की डेट में, इंटरनेट के एरा में।
वो हमें बताना जरूरी है। सेल्स एंड मार्केटिंग कोचिंग, यस यस साहू जी, वेरी राइट। ग्राफिक्स डिजाइनिंग में लैंग्वेज का यूज नहीं होता है साहू जी, नॉर्मली उसमें दूसरी इंटेलिजेंस का यूज होता है। यस वेरी राइट। और मान लीजिए कोई बच्चे को 90+ ग्रेड लाना है एकेडमिक में, ये बात भी समझना इम्पोर्टेंट है एज अ काउंसिलर हमें। तो लिंग्विस्टिक के अलावा कौन सा इंटेलिजेंस चाहिए तो ही बच्चा 90+ ग्रेड ला सकता है एकेडमिक? लिंग्विस्टिक के अलावा कौन सा इंटेलिजेंस चाहिए? यस अपूर्वा जी, बाइलिंगुअल इंटरप्रेटर, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, हाईली पेड हाईली डिमांडेड है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। अगर कोई चाइनीज लैंग्वेज सीख जाता है तो चाइनीज लैंग्वेज इंटरप्रेटर की बहुत डिमांड है। यस अलका जी, लिंग्विस्टिक के अलावा बच्चे को एकेडमिक में 90+ स्कोर लाना है तो लॉजिकल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ेगी। और लॉजिकल इंटेलिजेंस पे कौन से सब्जेक्ट बेस्ड है? लॉजिकल इंटेलिजेंस पे कौन से सब्जेक्ट में बच्चा अच्छा करेगा अगर लॉजिकल इंटेलिजेंस उसका अच्छा है? कौन से सब्जेक्ट प्योर लॉजिकल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है? मैथ्स, उसके अलावा साइंस? यस यस अलका जी, यस अपूर्वा जी, ग्रेट। डेटा साइंस, यस। कौन से सब्जेक्ट है वो प्योर? कॉमर्स, यस ग्रेट। कोडिंग, साइंस एंड अप्लाइड साइंस, यस ग्रेट। कंप्यूटर साइंस, अकाउंट, फाइनेंस, है ना, ये सारे सब्जेक्ट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट है वो प्योर लॉजिकल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। यस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस। तो हम ऐसा ऐसा मान सकते हैं कि बच्चे का बाय बर्थ अगर लॉजिकल और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अच्छा है तो वो एकेडमिक में 90+ ग्रेड लाएगा। और किसी बच्चे का लॉजिकल और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बाय बर्थ कम है तो वो बच्चा एकेडमिक में स्ट्रगल करेगा, अच्छे परसेंटेज उसको नहीं मिलेंगे। और नॉर्मली हम ऐसा मानते हैं कि जो बच्चे ये नॉर्मली हमारे सोसाइटी का माइंडसेट है कि जो बच्चा एकेडमिक में अच्छा कर रहा है उसको हम इंटेलिजेंट मानते हैं, और जो बच्चा एकेडमिक में अच्छा नहीं कर रहा है उसको हम इंटेलिजेंट नहीं मानते हैं। लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन बिल्कुल इससे अलग है, और आप लोगों ने भी ये फील किया होगा कि मेरे कुछ क्लासमेट्स ऐसे थे जो एकेडमिक में स्ट्रगल करते थे, जो मुश्किल से पास होते थे अपने सब्जेक्ट में। लेकिन पढ़ाई के बाद उन्होंने अपना कुछ काम स्टार्ट कर लिया, फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, और पढ़ाई में अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से उन्होंने खुद अपना कुछ ना कुछ काम स्टार्ट किया। और ओवर द टाइम कुछ सालों बाद मैंने ऑब्जर्व किया, 5-7 साल बाद, तो वो रेवेन्यू जनरेट करने में भी मुझसे आगे थे, उनका सोशल स्टेटस भी अच्छा था, और सारी चीजों में वो मुझसे आगे थे, जबकि पढ़ाई में वो स्ट्रगल कर रहे थे। मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, मैं इंजीनियर बन गया, बहुत अच्छे इंजीनियरिंग में भी ग्रेड्स मिले। लेकिन मैंने ये देखा कि जो पढ़ाई में बिल्कुल डम्ब थे या हम जिनको इंटेलिजेंट नहीं मानते थे वो बहुत आगे चले गए। और आपने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि नॉर्मली पढ़ाई करने वाले, पीएचडी करने वाले लोग उन्हीं लोगों के यहाँ नॉर्मली जॉब करते हैं जो और जिन्होंने पढ़ाई कंप्लीट नहीं की है लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर ली, क्योंकि सिर्फ लिंग्विस्टिक और लॉजिकल इंटेलिजेंस ही सब कुछ नहीं है, उसके अलावा दूसरे इंटेलिजेंस भी इम्पोर्टेंट है अगर लाइफ में कुछ वर्थवाइल बड़ा अचीव करना है, जो हम आगे देखेंगे कि दूसरे कौन से इंटेलिजेंस होते हैं। यस साहू जी, सभी के साथ होता है। Academic grade is not the only scale of SS intelligence. Yes, Saurabh ji, very right. तो यहाँ पे कुछ हमें लिंग्विस्टिक के एग्जाम्पल यहाँ पे स्लाइड में दिख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो लिंग्विस्टिक की वजह से फेमस है हमारी सोसाइटी में। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि एज अ काउंसलर मैंने समझ तो लिया कि, और ये एज अ टीचर एज अ ट्रेनर मैंने समझ लिया, पेरेंट को भी समझ में आ गया कि बच्चे का लिंग्विस्टिक कम है, कहीं ना कहीं उसको रियलाइज हो गया एकेडमिक्स ग्रेड इज नॉट द ओनली स्केल ऑफ एसएस इंटेलिजेंस। यस सौरभ, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है जहाँ पे ज्यादातर काउंसलर्स फेल हो रहे हैं या ट्रेनर्स टीचर्स भी फेल हो रहे हैं कि बच्चा सेकंड थर्ड ग्रेड में है और मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि उसका लिंग्विस्टिक कम है,
और अब मुझे पेरेंट्स को गाइड करना है, पेरेंट्स को कुछ ऐसी एक्टिविटी देनी है जिसकी वजह से बच्चे का लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस नॉर्मल हो जाए और द टाइम अगले 6 महीने में 1 साल में उसका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इंप्रूव हो जाए, उसका प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, जिसकी वजह से एकेडमिक में भी ग्रोथ मिले, पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ मिले और आगे बहुत बड़े इम्पैक्ट हो सकते हैं अगर हमने उसके लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को नॉर्मल कर दिया। और आज की डेट में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एक डॉक्टर हो, चाहे आप इंश्योरेंस एडवाइजर हो या आप सीए हो, आपका पहला इंप्रेशन आपकी लैंग्वेज के जरिए ही लोगों के बीच में जाएगा। गूगल का जमाना है, इंटरनेट एरा में हम जी रहे हैं, तो लोगों को कोई भी सर्विस चाहिए पहले वो गूगल करते हैं और गूगल में सबसे पहले आपका लैंग्वेज के जरिए वहां पे मैसेज लोगों के पास जाएगा। और आपका लैंग्वेज अच्छा नहीं है, आप लैंग्वेज को कैसे यूज करना है इफेक्टिवली वो जानते नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके पोटेंशियल के हिसाब से जो आप डिजर्व करते हैं वो उतने लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे। ग्रेट ग्रेट साहू जी, ग्रेट ग्रेट। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि बच्चे का अगर कम है तो उसको छोटी एज में ही हमें करेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा आगे जाके जब अपना एजुकेशन कंप्लीट करेगा तो उसको इंटरव्यू भी फेस करना है, वहां पे भी खुद को एक्सप्रेस करना है, टीम को भी लीड करना है, दूसरे लोगों के साथ काम करना है, एज अ टीम प्लेयर काम करना है, तो लिंग्विस्टिक का बहुत बड़ा रोल होता है और इसीलिए हम इसको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मुझे एज अ काउंसलर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि बच्चे का लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कम है, तो अब मुझे पेरेंट्स को रिमेडीज देना है। तो क्या रिमेडीज होंगे जिससे बच्चे का लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस सही हो जाए, इंप्रूव हो जाए और ओवर द टाइम अगले 6 महीने में या 1 साल? तो क्या रिमेडीज हो सकते हैं जो पेरेंट इम्प्लीमेंट कर पाए और उनको रिजल्ट मिले? हमें इम्प्लीमेंटेबल रिजल्ट ओरिएंटेड रिमेडीज यहाँ पे चाहिए। स्पीक मोर टू द चाइल्ड, रीड। स्पीक करने से उसका एक्सप्रेशन इंप्रूव नहीं होगा, मुझे उसको एक्सप्रेसिव बनाना है अलका जी, वो इजीली खुद को एक्सप्रेस करे, ऐसा कुछ मुझे करना है। टंग एक्सरसाइज, टंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको सही वर्ड नहीं मिल रहे प्रदीप जी, ये प्रॉब्लम। मोर इंटरेक्टिव सेशंस, एवरीडे फॉलो अप, यस अंजू जी, ग्रेट। रीडिंग का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ, बेटर कम्युनिकेशन स्किल एक्सरसाइज, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता गुरप्रीत जी पेरेंट्स को कि बेटर कम्युनिकेशन स्किल एक्सरसाइज, मुझे कुछ प्रैक्टिकली वो कर पाए घर पे ऐसा कुछ बताना है मदर या फादर को कि प्रैक्टिकली वो बच्चे के साथ करे और उसको प्रैक्टिकल रिजल्ट मिले उसकी लाइफ में। मैं कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करो ऐसे नहीं, ऐसे बताऊंगा तो पेरेंट्स उसको कैसे करेंगे, वो उनको समझ में नहीं आएगा और वो कर भी नहीं पाए। अलग अलग टॉपिक के बारे में बच्चों के साथ बात करें, यस अजीत जी। बात करे, करने के बाद क्या करना है, बच्चे से भी मुझे बुलवाना है, तो उसके लिए क्या करना है? पुट इंटरेक्टिव सेशन विद द स्टोरी, यस ग्रेट। ड्रामा, यस स्टोरी टेलिंग। बच्चा नॉर्मल है, यहाँ पे एबनॉर्मल बच्चों की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल बच्चों की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस है, यहाँ पे नॉर्मल बच्चों की बात कर रहे हैं। वोकेबुलरी इम्प्रूवमेंट, आस्क अबाउट हिज डेली अफेयर, यस अलका जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अप्रिशिएट। फ्लैश कार्ड, यस यस कृपा जी, फ्लैश कार्ड, ग्रेट। वोकेबुलरी प्रैक्टिस, लिंग्विस्टिक गेम्स, कम्युनिकेशन, यस अनुप्रिया जी, ग्रेट। हो सकता है डेली लाइफ की बातें शेयरिंग करना, यस साहू जी, ग्रेट। विजुअल्स, यस गुरप्रीत जी, विजुअल्स इम्प्रूव कॉन्फिडेंस, ग्रेट। बहुत अच्छा आप इनपुट दे रहे हैं, बहुत अच्छा इनपुट दे रहे हैं, आप लोगों का ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। पिक्चर प्लेइंग, काउंसलिंग, एसेस कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग, रीडिंग, रिपीटेशन, ग्रेट प्रदीप जी, वंडरफुल। टॉक टू चाइल्ड एज मच एज यू कैन, sharing their experiences, yes Vijaya ji, great। Scrabble, yes।
in intervention to know his or her most liked topic and then go ahead. Yes, Saurabh ji, great input. Develop listening skill and speaking skill. Yes, बहुत अच्छा input दे रहे हैं। तो मेरी तरफ से भी मैं आपको कुछ सजेस्ट करूंगा जो एक्चुअल में पेरेंट इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बच्चे के लिए जो फन एक्टिविटी की तरह होगा, एक फन एंटरटेनमेंट भी होगा और साथ में उसका लिंग्विस्टिक भी इम्प्रूव होगा। ऐसी कुछ एक्टिविटीज हम देंगे पेरेंट्स को। आइडेंटिफाई रॉन्ग एंड राइट डिस्क्रिप्टिव एक्टिविटीज। यस अपूर्वा जी, ग्रेट। लेकिन हमें पेरेंट्स को एक्चुअल में डिस्क्राइब करके बताना है कोई एक्टिविटी को कि एक्चुअल में बच्चे के साथ घर पे कैसे करना है, क्योंकि हम एज अ काउंसलर हम नहीं कर सकते। हम बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। डेली बच्चे का या तो मदर या फादर के साथ टाइम स्पेंड होता है ज्यादातर। तो मदर या फादर को वो एक्टिविटी करनी है बच्चे को, और हमें उनको अच्छी तरह क्लैरिटी के साथ बताना है कि किस तरह से एक्टिविटी होगा, ताकि ओवर द टाइम बच्चा उसका एक्सप्रेस करने का जो पावर है वो धीरे धीरे बढ़े, उसकी वोकेबलरी स्ट्रांग हो और कौन सा वर्ड कहाँ पे सही तरीके से यूज करना है वो बच्चा एग्जैक्टली जाने और सही यूज करना स्टार्ट करे, और कॉन्फिडेंस भी उसका साथ साथ में बढ़े। तो मैं अपनी तरफ से आपने बहुत अच्छा, सारे लोगों ने बहुत अच्छा शेयर किया। आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोग भी एज अ टीचर ट्रेनर काम कर रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से भी कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जस्ट अ मोमेंट। सारे बच्चों का घर पे स्क्रीन टाइम होता है। आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम होता है और बच्चे कार्टून देखते हैं। तो यहाँ पे एक रूल अप्लाई कर सकते हैं कार्टून देखने में, लिबर्टी विथ लिमिट्स। उनको कार्टून, उनका जो फेवरेट कार्टून है वो देख सकते हैं, 10-15 मिनट का कार्टून देख सकते हैं। लेकिन कार्टून देखने के बाद कार्टून में क्या क्या हुआ, क्या क्या वहां पे इंसिडेंट्स हुए कार्टून में, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, बाद में, और बच्चे बच्चे के कार्टून में फेवरेट कैरेक्टर्स होते हैं जिनके साथ मतलब वो इमोशनली पूरी तरह से अटैच होते हैं, और उसके बारे में बात करना, उसकी लाइफ के बारे में बात करना उनको पसंद भी होता है। तो यहाँ पे हम एक रूल सेट कर सकते हैं कार्टून जब बच्चे देखते हैं कि तुम्हें कार्टून देखना अलाउ है, लेकिन कार्टून देखने के बाद जो कुछ भी वहां पे हुआ है वो तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करके बताना है। तो ये बच्चे के लिए एक फन एक्टिविटी भी होगी, और बच्चे को इंटरेस्ट होता है उनके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर के बारे में बताना, बात करना, बोलना कि किस तरह से वो वहां पे प्रॉब्लम आए और बाद में कार्टून किस तरह से वो जीत गया, और बहुत सारी चीजें होती है। ये बच्चा बताएगा, और उसमें एक और एक्टिविटी करेंगे जो मैं अभी आपको बताऊंगा साथ में क्या करेंगे। लेकिन ये एक फन एक्टिविटी होगी और जिसके जरिए बच्चे का एक्सप्रेस करने का पावर बढ़ेगा और बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ एक्टिविटी हो रही। इस तरह से हम इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मदर या फादर जो भी बच्चे के साथ कनेक्टेड है, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। छोटे बच्चों का और नॉर्मली 15 साल के नीचे के एज के जो बच्चे होते हैं उनका विजुअलाइजेशन का पावर बहुत ही स्ट्रांग होता है। राइट डोमिनेंट होते हैं बच्चे, राइट ब्रेन उनका ज्यादा पावरफुल होता है, लेफ्ट लॉजिकल नहीं होते हैं बच्चे। तो विजुअलाइजेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है, और बच्चे को अगर हम कोई स्टोरी विजुअलाइज करवाते हैं तो स्टोरी में बहुत सारी चीजें वो खुद से क्रिएट करते हैं, ऐड करते हैं, आगे क्या हो रहा है उसके ऊपर भी विजुअलाइज करते हैं, पास्ट में क्या हुआ उसके ऊपर भी विजुअलाइज करते हैं। ऐसा कोई छोटा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं बच्चे के साथ दिन में 1-2 बार, और बच्चे ये एक्सरसाइज भी बहुत ही मतलब एंटरटेनिंग वे में इंटरेस्ट लेके करते हैं। उनको विजुअलाइज करना पसंद होता है बच्चों को। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी हो सकती है जहाँ पे बच्चे एंटरटेन भी होंगे और साथ में एक्टिविटी भी होगी, और बाद में उनको एक्सप्रेस करना है। एक बार विजुअलाइज कर लिया उन्होंने, पूरा स्टोरी दिमाग में क्रिएट किया, विजुअलाइज करके हमने थोड़ा इनपुट दिया उनको और ज्यादातर चीजें खुद से क्रिएट की, और बाद में वो एक्सप्रेस करेंगे कि स्टोरी में क्या हुआ था। तो इस तरह से भी उनका एक्सप्रेशन को हम बढ़ा सकते हैं। एक ये ऑप्शन हो सकता है। पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन, कोई भी पिक्चर है, मैगजीन का पिक्चर है या दूसरा पिक्चर है,
तो उसको पूरी तरह से डिस्क्राइब करना है कि पिक्चर में क्या हो रहा है, कौन से कलर्स है, फिर पिक्चर का आगे का स्टोरी क्या हो सकता है, पीछे का स्टोरी क्या हो सकता है। वहां पे भी पिक्चर को पूरी तरह से बच्चा एक्सप्रेस करेगा। और हम वहां पे वोकेबलरी में कहीं पे कोई इश्यू हो रहा है तो उसको करेक्ट करेंगे, उसको हेल्प करेंगे, ताकि दूसरी बार जब भी उसको एक्सप्रेस करना है वो सही तरीके से सही वर्ड के साथ एक्सप्रेस करे। ये अच्छा एक्टिविटी होगा। 5-7 वर्ड्स टू स्टोरी। कोई भी 5-7 हमने वर्ड दिए और उसमें से स्टोरी कैसे बनाना है हमने एक एग्जाम्पल के जरिए पहले उसको सिखाया। और जैसे पहले भी बात की कि बच्चे का विजुअलाइजेशन पावर स्ट्रांग होता है, तो वो स्टोरी बनाना एक्चुअल में पसंद भी करते हैं, और आगे जाके ये स्किल उसको बहुत सारी चीजों में हेल्प एक्चुअल में प्रोफेशनली पर्सनल लाइफ में कर सकती है ये सारी चीजें, कि वो स्टोरी बनाना भी सीखे। वर्ड्स से कैसे स्टोरी बनाना है, और बाद में वो एक्सप्रेस करेंगे कि क्या स्टोरी है। तो ये भी हो सकता है। स्पीक 2 मिनट्स अबाउट फीचर्स ऑफ देयर फेवरेट गैजेट्स। बच्चों के बहुत सारे फेवरेट गैजेट्स होते हैं, मोबाइल है, टीवी है, उनके म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट है, स्पोर्ट्स के इंस्ट्रूमेंट है, या घर में दूसरी चीजें है, डाइनिंग टेबल है, चेयर्स है, या बहुत सारी चीजें हमारे आसपास है जिसको हम 2 मिनट 3 मिनट डिटेल में उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मोबाइल का स्क्रीन कैसा है, कलर कैसा है, उसको उसको टच करते हैं तो फील कैसे होता है, वो ऑपरेट कैसे होता है, उसकी स्विचेस किस तरह से है। तो 2 मिनट तक फेवरेट ऑब्जेक्ट के बारे में, गैजेट के बारे में वो डिस्क्राइब करेगा, तो वहां पे भी हम उसको करेक्ट करेंगे। कहाँ पे बहुत सारी जगह पे उसको प्रॉब्लम होगा, करेक्ट वर्ड उसको नहीं मिलेंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ से भी उसकी वोकेबलरी भी बढ़ेगी और एक्सप्रेस करने का उसका कॉन्फिडेंस, एक्सप्रेसिव पावर उसका बढ़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, ये ऊपर की जितनी भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं बच्चे के साथ, उस टाइम ये सारी एक्टिविटी को हमें रिकॉर्ड करना है, चाहे कार्टून वाली एक्टिविटी हो या स्टोरी वाली एक्टिविटी हो, पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन हो। बच्चा जब भी खुद को एक्सप्रेस करे, सारे लोगों के मोबाइल में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है, उसको रिकॉर्ड कर लेना है। और ज्यादातर बच्चे को अपना रिकॉर्डिंग फिर से सुनना बहुत पसंद होता है, एक एंटरटेनमेंट की तरह एक्टिविटी होती है। तो रिकॉर्ड करने से हमें समझ में आएगा कि कहाँ पे वो गलती कर रहा है, और जहाँ पे गलती कर रहा है वहां पे हम उसको करेक्ट करेंगे और फिर से हम दोबारा उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये एक्सरसाइज करने से, और हम एडल्ट भी एक्चुअल में ये एक्सरसाइज करते हैं, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जो लोग मतलब अपना वीडियो बनाते हैं या इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, कि वहां पे हम बार बार रीटेक करते हैं, हम भी खुद को रिकॉर्ड करके करेक्ट करके आखिर में जो हमें परफेक्ट एक्सप्रेसिव जो लैंग्वेज चाहिए वो हम वहां पे क्रिएट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रेनर्स टीचर्स यहाँ पे है। तो ये बच्चा अगर बचपन से ही ये करना स्टार्ट कर दे तो आगे जाके एज अ टीम लीडर काम करना है, इंटरनेट पे काम करना है, और ज्यादातर चीजें आजकल इंटरनेट पे ही करनी है, चाहे हम डॉक्टर हो, फाइनेंस में काम कर रहे हो, या कुछ भी हम कर रहे हो। तो अगर बच्चे को ये हैबिट अभी से लगा दी कि रिकॉर्ड करके खुद को कैसे करेक्ट करना है, वोकेबलरी को कैसे करेक्ट करना है, यहाँ पे हम बच्चे को गाइड करेंगे, बच्चे को जहाँ पे भी गलती कर रहा है वो करेक्ट करेंगे। और ये एक मतलब लाइफ को चेंज करने वाली एक्टिविटी होगी अगर एक बार ये हैबिट अगर क्रिएट कर देते हैं बच्चे में तो। सो स्टोरी एंड आस्क देम टू स्पीक डायलॉग्स म्यूटेड। ये कार्टून के साथ भी हम कर सकते हैं कि हमने 10-15 मिनट फेवरेट कार्टून उसको देखने दिया, बाद में वही कार्टून हमने फिर से प्ले किया लेकिन म्यूट कर दिया कार्टून को। वहां पे कार्टून में 2-3 कैरेक्टर है, तो रोल प्ले हम कर सकते हैं बच्चे के साथ कि एक कार्टून का रोल बच्चा प्ले करेगा, एक कार्टून का रोल हम प्ले करेंगे। कार्टून उसने देख लिया है, बाद में वो अपनी लैंग्वेज में कार्टून जो भी एक्सप्रेस कर रहा है अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा। घर में 2-3 बच्चे हैं तो सारे बच्चों को वहां पे एंगेज करके आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। और उनके फेवरेट कार्टून का रोल प्ले करना बच्चों को एक्चुअल में बहुत पसंद होता है। ये एक्टिविटी की तरह नहीं होता है, उनके लिए एंटरटेनमेंट की तरह होता है। और यहाँ पे भी हम वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग करके फिर उनको करेक्ट कर सकते हैं। और नॉर्मली छोटे बच्चों के केसेस में ये होता है कि ज्यादातर छोटे बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है जब लिंग्विस्टिक होने की बात आए, कि बच्चे अपने फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करना है, एग्जैक्ट वोकेबलरी क्या है। मैं अगर खुश हो रहा हूँ तो उसको मुझे एक्सप्रेस करना है, बताना है किसी को,
तो उसके लिए क्या वोकेबलरी होनी चाहिए, मैं सैड हूं तो उसके लिए क्या वोकेबलरी होनी चाहिए, मैं एक्साइटेड हूं तो उसके लिए क्या वोकेबलरी होनी चाहिए। ज्यादातर बच्चे को फीलिंग को एक्सप्रेस करने की वोकेबलरी एग्जैक्ट पता नहीं होती है। छोटे बच्चे में 90% बच्चे सही वोकेबलरी, सही वर्ड यूज नहीं कर पाते हैं फीलिंग को एक्सप्रेस करते वक्त। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों की लाइफ में। उनको अगर समझना है किसी को, तो बच्चा फीलिंग को सही तरीके से एक्सप्रेस करेगा टीचर के सामने, पेरेंट्स के सामने, तब वो सही हमें समझ में आएगा और सही हम उसको गाइड कर पाएंगे। तो ये चीज हम ये सारी एक्टिविटी के जरिए करेंगे कि फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करना है, और लोगों की जो फीलिंग है, लोगों के जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उसको सही वर्ड कैसे देना है। यहाँ पे भी ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होता है, और ये दो प्रॉब्लम की वजह से ही बच्चे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं टीचर के साथ या पेरेंट्स के साथ। और जिसकी वजह से बच्चे को हम समझ नहीं पाते हैं उनका क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्ट, और हम प्रॉब्लम का कुछ और होता है और हम गाइड कुछ और करते हैं उसको। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे फीलिंग को एक्सप्रेस करना सीखे, और दूसरे लोग जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज के जरिए, उसको वो सही तरीके से समझे। कई बार टीचर्स कुछ बताते हैं बच्चों को, लेकिन वो बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि उसका मीनिंग क्या है। इस वजह से वो फॉलो नहीं कर पाता है, और टीचर बाद में पनिशमेंट देते हैं, दूसरी चीजें होती है, तो बच्चा डिस्कनेक्शन फील करने लगता है, और बहुत सारी चीजें होती है, और बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं आज की डेट में, जो मैं आगे बात करूंगा आपसे। डायलॉग डिलीवरी एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, डिजाइन अ प्ले इन अ फन वे। हम कोई प्ले डिजाइन कर सकते हैं घर में फैमिली मेंबर्स के साथ, जो हमारा कॉमन टाइम होता है डिनर का, या जो भी कॉमन टाइम होता है उस टाइम पे ये कर सकते हैं। बच्चों के साथ हम ये करवा सकते हैं कि उनको अलग अलग रोल दे दिया और कोई कैरेक्टर वो प्ले करेंगे। और हम काउंसलिंग करते करते हमने ये भी ऑब्जर्व किया है, एक और एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगा, कि बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे जो बिल्कुल इंट्रोवर्ट होते हैं, जो दूसरे बच्चों के साथ मिक्स भी नहीं होते हैं। जब बाहर से कोई आता है घर में, तो उनके साथ भी इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते हैं। बाय डिफॉल्ट, बाय बर्थ वो लोग इंट्रोवर्ट है, और उनके पास कोई तरीका नहीं है कि वो अपने इंट्रोवर्ट का जो प्रॉब्लम है वो कैसे दूर करें। शायद हम पेरेंट्स भी सही तरीके से गाइड नहीं कर पाते हैं, टीचर्स भी गाइड नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस टाइप के बच्चों को जब हम ड्रामा में डाल देते हैं, और जब बच्चा स्टेज पे आके परफॉर्म करता है, तो बिल्कुल हम वो एक शॉकिंग एक्सपीरियंस हो सकता है अगर आप करेंगे, कि जो बच्चा इंट्रोवर्ट है, किसी के साथ बात नहीं कर रहा है, घर पे भी किसी के साथ कोई बाहर से आ रहा है तो उसके साथ मिक्स नहीं हो रहा है, बहुत कम फ्रेंड्स है उसके, वही बच्चा ड्रामा में इतना इन्वॉल्व होके कैरेक्टर में पूरी तरह से इतना वो इन्वॉल्व हो जाता है कि वो खुद को भूल जाता है थोड़ी देर के लिए, और बहुत ही मतलब एक्सप्रेसिव हो जाता है, आउटवर्ड हो जाता है ड्रामा के जरिए, जहाँ पे वो किसी का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। और वहां पे उसको एप्रिसिएशन भी मिलता है, रोल प्ले करने की वजह से खुद को भूल जाता है, और बाद में उसी का रिफ्लेक्शन फिर दूसरी एक्टिविटी में भी आने लगता है। ड्रामा में डालने की वजह से बच्चा एक्सप्रेसिव होने लगता है, कॉन्फिडेंस उसका बढ़ जाता है, और धीरे धीरे बच्चा वहां पे इम्प्रूव कर सकता है, खुद को एक्सप्रेस करना बाद में सीख सकता है। तो ड्रामा बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है इंट्रोवर्ट बच्चे के लिए। शुरुआत में वो हेजिटेट कर सकते हैं क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है, लेकिन जैसे ही एक बार वो स्टार्ट करेंगे, वो खुद भी एंजॉय करेंगे, और उसका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगा एक बार वो ड्रामा में प्ले करना स्टार्ट करें। एक्सटेम्पोर बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, स्पीच विदाउट प्रिपरेशन। कोई भी टॉपिक हमने दे दिया, और वहां पे जो भी समझ में आ रहा है उस टॉपिक के रिलेटेड बात करना है, और वहां पे भी रिकॉर्डिंग का हम यूज करेंगे लगातार। और रिकॉर्डिंग की वजह से बच्चे का लाइफ पूरी तरह से चेंज हो सकता है, जो हम बिलीव भी नहीं कर सकते, इतना इजीली चेंज हो सकता है बच्चे का लाइफ। और सबसे बेस्ट एक्टिविटी जो सारे पेरेंट्स को करनी चाहिए अपने बच्चे के साथ, और ज्यादातर पेरेंट्स को इश्यू है यहाँ पे, आपका एक टाइम होना चाहिए बच्चे के साथ, जहाँ पे आप अपना पूरा दिन कैसा गया उसको डिस्कस करेंगे बच्चे के साथ, कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव क्या एक्सपीरियंस हुए, आपने क्या सीखा,
क्या गलतियां की, फिर आपने उसको कैसे इम्प्रूव किया, पूरा दिन में मतलब जो भी आपने फील किया है आप अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे तो बच्चा भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि दोस्तों के साथ क्या हुआ, क्लास में क्या हुआ, टीचर ने क्या बताया, कहाँ पे वो हर्ट हुआ, उसको क्या प्रॉब्लम हुआ। और अगर वो सारी चीजें खुल के शेयर करेगा तब जाके आप उसका कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन सही तरीके से बता पाएंगे। और ज्यादातर बच्चे मैच्योर नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि उनके प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करना है। लेकिन आजकल के पेरेंट्स को बच्चे के साथ बात करने का टाइम नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चे डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हमें मिल रहे हैं काउंसलिंग में जहाँ पे बच्चे के साथ उनका कोई कम्युनिकेशन का टर्म ही नहीं है, बच्चे के साथ बात करने का भी रिलेशन नहीं है। तो अगर हम पैसे कमाने में तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, बहुत सारे पैसे कमा लेंगे, लेकिन अगर हमारे रिलेशनशिप ही सही नहीं रहेंगे तो वो पैसे कमाने का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। तो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, तीनों चीजों को हमें एक साथ इम्प्रूव करना होगा, तीनों पे काम करना होगा। और ये एक्टिविटी के जरिए लाइफ लॉन्ग पेरेंट्स का अगर ये एक हैबिट कल्टीवेट कर ले पेरेंट, और उनको हम अच्छी तरह से एग्री कर ले ये एक्टिविटी के लिए, तो बच्चे के साथ उसका लिंग्विस्टिक तो इम्प्रूव होगा ही ये एक्टिविटी से, लेकिन इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस है बच्चे के साथ रिलेशनशिप के नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। और लाइफ लॉन्ग उनका रिलेशनशिप अच्छा बना रहेगा, कनेक्शन अच्छा बना रहेगा, बच्चा कभी दूर नहीं होगा पेरेंट्स से। तो ये एक्टिविटी होगी। और ये एक्टिविटी के जरिए भी एक्चुअल में फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करना है हम सिखा सकते हैं बच्चे को, जो कि ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होता है। स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये भी एक्टिविटी बहुत अच्छी है बच्चे का लिंग्विस्टिक एक्सप्रेसिव पावर इंप्रूव करने के लिए। मिरर के साथ बात करने से बच्चे का आई कांटेक्ट भी इम्प्रूव होगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा, और इसका रिफ्लेक्शन वो बाहर जाके जब वो टीचर के साथ कनेक्ट कर रहा है, दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट कर रहा है, वहां भी इसका रिफ्लेक्शन आ सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी रेमेडीज हो सकती है लिंग्विस्टिक को इम्प्रूव करने के लिए, जो प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकली पेरेंट्स जाके अप्लाई कर सकते हैं। और 6 महीने 1 साल के अंदर अगर अप्लाई करेंगे, ये सारी रेमेडीज ऐसी है जो 5, 10 या 15 मिनट हमें करना है, लेकिन डेली करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन्ड वे में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हम अगर 10 मिनट रनिंग कर लेंगे या प्राणायाम कर लेंगे तो आगे आने वाले लाइफ में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। लाइफ लॉन्ग हमें हेल्थ के रिलेटेड इश्यू नहीं होंगे अगर 10-15 मिनट अगर डेली हम कर ले कुछ एक्टिविटी। लेकिन हम वो कर नहीं पाते, हम उसको डिसिप्लिन्ड वे में नहीं कर पाते, इसी वजह से हमें नॉलेज तो है लेकिन उसको डिसिप्लिन्ड वे में करना, डेली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एक एप्पल, हमें पता है कि एक एप्पल अगर हम डेली खाए तो लाइफ लॉन्ग हमें हेल्थ के रिलेटेड बहुत कम इश्यू हो सकते हैं, लेकिन हम वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ये रिमेडीज छोटी छोटी होती है लेकिन अगर डेली करें तो लाइफ में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलता है और बच्चा बिल्कुल 180 डिग्री पे शिफ्ट हो सकता है। अगर 3 महीने तक भी आपने कोई भी एक्टिविटी जो बच्चे को सूट कर रही है वो लगातार कर लिया तो बच्चा बिल्कुल अलग हो जाएगा, जो 3 महीने पहले बच्चा था वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। और ज्यादातर लोग आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन इतना इलास्टिक है कि किसी भी एज में हम किसी भी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। हम नेचर ने हमें इतना पावरफुल ब्रेन दिया है और बच्चे का ब्रेन हमसे 100 टाइम्स ज्यादा इलास्टिक है। अगर हमने एनवायरनमेंट दे दिया तो बच्चा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होता है, उसके ब्रेन में कोई फिल्टर नहीं होता है, बच्चा वो करने लगता है। और जैसे ही वो करने लगा, उसने रेगुलर 3 महीना 6 महीना कर लिया तो बच्चा बिल्कुल चेंज हो जाएगा विद इन 3 मंथ्स और 6 मंथ्स। तो यहाँ पे एज अ काउंसलर हमें पेरेंट्स को ये बताना, या हमारे फैमिली में कोई बच्चे हैं तो ये हमें जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि डेली बेसिस पे करना है। एक्टिविटी 5 या 10 मिनट का है लेकिन डेली करने से उसके उसके जो रिजल्ट है वो आप बिलीव नहीं कर सकते, ऐसे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमें बताना और पेरेंट्स से करवाना बहुत जरूरी है। और हम बच्चे का सुबह उठने के बाद जो रात
के सोने के टाइम तक का पूरा एक्टिविटी फिक्स कर सकते हैं। उसके सारे मल्टीपल इंटेलिजेंस को जान के उसके ब्रेन का कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, उसका ओवरऑल पोटेंशियल क्या है। जैसे सारे बच्चों का ओवरऑल पोटेंशियल भी अलग होता है, ये भी डीएमआईटी के जरिए हम जान सकते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस कौन सा स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ये भी जान सकते हैं। ब्रेन का कौन सा लोब स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ये भी जान सकते हैं। कौन सा लोब किस तरह से काम कर रहा है, उसका एक्वायरिंग स्टाइल वहां पे क्या है, ये भी हम जान सकते हैं। तो हम पूरा दिन इस तरह से फिक्स करके दे सकते हैं कि वही एफर्ट बच्चा लगा रहा है जो हमसे काउंसलिंग करने से पहले एफर्ट लगाता था, लेकिन हम जिस तरह से पूरा डेली रूटीन फिक्स करके देंगे, वही सेम एफर्ट में उसका आउटपुट चेंज हो जाएगा। उसका आउटपुट डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। तो इसके सारे रेडीमेड ट्रेनिंग्स मॉड्यूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है, जहाँ पे हाईली डिमांडेड हाईली पेड करियर ऑप्शंस क्या है उसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है, और रेमेडीज क्या है एक एक इंटेलिजेंस पे, और ओवरऑल पोटेंशियल। जो आपने कुछ टीचर्स ट्रेनर्स यहाँ पे है, तो आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा लोगों के साथ और अपने साथ भी, कि कुछ लोगों का ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा होता है। वो एक बार में ही सारी चीजें समझ लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 2-3 बार समझाना पड़ता है, या उनको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ता है। ये भी हम डीएमआईटी रिपोर्ट के जरिए समझ सकते हैं कि कौन सा बच्चा है वो फास्ट लर्नर है, कौन सा बच्चा स्लो लर्नर है, और उस हिसाब से हमें स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। अगर कोई बच्चा स्लो लर्नर है और उस पे मैंने ज्यादा प्रेशर डाल दिया, तो उसका परफॉर्मेंस बढ़ने की बजाय और कम हो जाएगा। और ज्यादातर पेरेंट्स और टीचर्स को ये पता नहीं है, वो स्लो लर्नर पे इतना प्रेशर डाल रहे हैं, इतना ट्यूशन में कोचिंग में इतना उसको फिक्स कर रहे हैं कि उसका प्रेशर स्ट्रेस बढ़ जाता है, बच्चे का परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की बजाय कम होता जाता है। और इसकी वजह से बहुत सारे फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और दूसरे चीजों में भी इश्यू होते हैं। और ये जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बच्चे का बनता है, बाद में उसको करेक्ट करने में सालों लग जाते हैं। जो मैंने भी अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि मेरा भी नेगेटिव लेबलिंग हुआ था, आसपास के लोगों ने किया था, बाद में मुझे उसको करेक्ट करने में बहुत टाइम लगा। तो ये जानना, ये समझाना पेरेंट्स को बहुत ही इम्पोर्टेंट है एज अ काउंसलर। सारे ट्रेनिंग्स मॉड्यूल्स रेडीमेड अवेलेबल है, और लाइव कोचिंग भी हम कर रहे हैं। जो हमारा पूरा पैकेज है डिजिटल डीएमआईटी मास्टरी का, जहाँ पे काउंसलिंग को पूरी तरह से इस तरह से कर रहे हैं कि आप विद इन 15 डेज जो रेडीमेड मॉड्यूल है उसको फॉलो करके आप एक्सपर्ट काउंसलर की तरह किसी भी पेरेंट को, किसी भी टीचर को गाइड कर सकते हो। इजी इम्प्लीमेंटेबल रेमेडीज जहाँ पे है कि कोई भी जाके इम्प्लीमेंट करके अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को चेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कम टाइम है, तो हम एक ही इंटेलिजेंस पे यहाँ पे हमने बात की, और लिंग्विस्टिक सबसे इम्पोर्टेंट है, और आप ये जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रैक्टिकली, इसलिए लिंग्विस्टिक पे हमने यहाँ पे डिटेल में बात की। दूसरा इंटेलिजेंस है लॉजिकल इंटेलिजेंस। यहाँ पे कुछ आपको लॉजिकल इंटेलिजेंस के एग्जांपल्स दिख रहे हैं, जो अपनी लॉजिकल इंटेलिजेंस की वजह से वेल नोन है पूरी दुनिया में। मुझे एक कोट बहुत ही पसंद है बिल गेट्स का, आई एम नॉट टॉपर इन माई यूनिवर्सिटी बट ऑल टॉपर्स आर वर्किंग इन माई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। जो आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि बिल गेट्स टॉपर नहीं था उनकी कॉलेज में, लेकिन सारे जितने भी कॉलेज के उनके क्लासमेट्स थे एक दिन उनके अंडर में फिर भी काम कर रहे थे। उसके बाद तीसरा इंटेलिजेंस है विजुअल इंटेलिजेंस। कुछ यहाँ पे विजुअल इंटेलिजेंस के भी आपको एग्जांपल दिख रहा है। उसके बाद इंटेलिजेंस है काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, या बॉडीली इंटेलिजेंस भी इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो फोटो दिख रहा है, आप सारे लोग उसको जानते हैं अच्छी तरह से, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर इतना फॉर्चुनेट था कि उनके पेरेंट्स ने उसकी क्रिकेटिंग एबिलिटी को, वो 4-5 साल का था तब से जान लिया था, और उसको प्रोफेशनल क्रिकेट कोचिंग में डाल दिया था वो जब 4-5 साल का था तब से। इसी वजह से वो 16-17 साल का होने से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने लगा। इंटरनेशनली वो फेमस हो गया एज अ क्रिकेटर, क्योंकि वो इतना लकी था कि उनके पेरेंट्स ने उनकी इंटेलिजेंस को आइडेंटिफाई कर लिया। ज्यादातर बच्चे हमारी आसपास के, हमारी सोसाइटी के इतने लकी नहीं होते हैं
कि उनके इंटेलिजेंस को पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर पाए या पेरेंट्स समझ पाए, जिसकी वजह से बच्चे स्ट्रगल करते हैं। और हमने ये भी ऑब्जर्व किया है काम करते करते, सिर्फ बच्चे स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, कोई 30+ 40+ एज का एडल्ट है, उसको भी पता नहीं है एक्चुअल में कि उसको क्या करना चाहिए। उसने कभी खुद को एसेस किया ही नहीं है, ना उसके पास एसेसमेंट का कोई तरीका है, या ना उसको पता है कि एक्चुअल में उसको खुद को पहले एसेस करना चाहिए और बाद में काम करना चाहिए। उसके बाद है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। कुछ है यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहे हैं। सबसे पहला फोटो सब लोग जानते हैं, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर की ऑटोबायोग्राफी अगर आप रीड करें तो लता मंगेशकर के पेरेंट्स ने भी लता मंगेशकर को 3 या 4 साल की एज में क्लासिकल सिंगिंग सिखाना स्टार्ट कर दिया था। इसकी वजह से लता मंगेशकर 13-14 साल की एज होने से पहले बॉलीवुड के लिए प्लेबैक सिंगिंग उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो बच्चों को बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री कंप्लीट करना जरूरी नहीं है अपना प्रोफेशन में आगे जाने के लिए, एक्सपर्टीज लेने के लिए। उनको हम कम एज से भी गाइड करना स्टार्ट कर सकते हैं अगर हमने उसको अच्छी तरह से एसेस कर लिया। तो मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ना, उसका टैलेंट क्या है वो जानना सबसे इम्पोर्टेंट है, और उस हिसाब से गाइड करेंगे। तो इसी वजह से ज्यादातर बच्चे और ज्यादातर लोग हमें आसपास आजकल दिखते भी है कि छोटा है लेकिन वो पूरे दुनिया में फेमस हो गया उसकी इंटेलिजेंस की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट वन इज इंटरपर्सनल। ये सारे इंटेलिजेंस के रिमेडीज, करियर ऑप्शंस, इसके इन डेप्थ रेडीमेड मॉड्यूल ऑलरेडी अवेलेबल है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस लिंग्विस्टिक और लॉजिक से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर किसी पर्सन को कुछ बड़ा करना है लाइफ। इंटरपर्सनल मतलब लोगों के साथ कनेक्ट करने की स्किल, मास को इन्फ्लुएंस करने की स्किल, एक मूवमेंट को चलाने की स्किल, और कुछ यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा है। उसके बाद है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस सबसे इंपॉर्टेंट है जितनी भी इंटेलिजेंस हमने डिस्कस की। इंट्रापर्सनल मतलब खुद को जानने की स्किल, खुद के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझने की स्किल, कभी गिव अप ना करने की स्किल, चाहे लाइफ में कुछ भी चैलेंजेस आ जाए। इंट्रापर्सनल अगर किसी की अच्छी है तो वो गिव अप नहीं करेगा, वो हार नहीं मानेगा जब तक वो जीत नहीं जाएगा। तो लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो ये इंटेलिजेंस का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज नेचुरलिस्टिक। कुछ लोग नेचर के साथ काम करने के लिए कंफर्टेबल है, नेचर में वो अच्छा कर सकते हैं। तो क्या क्या चीजों को हम एसेस कर सकते हैं डीएमआईटी के जरिए। हम किसी भी बच्चे की पर्सनालिटी को एग्जैक्ट हम जान सकते हैं। ज्यादातर पेरेंट्स का ये कंप्लेन होता है कि मेरा बच्चा मेरी बात सुनता नहीं है। बच्चा पेरेंट्स की बात इसलिए नहीं सुन रहा है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चे का पर्सनालिटी क्या है, और पर्सनालिटी के हिसाब से किसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो ही वो आपसे कनेक्ट कर पाएगा, उसका रिलेशनशिप आपके साथ अच्छा बना रहेगा। तो बच्चे का पर्सनालिटी हम एग्जैक्ट पता कर सकते हैं डीएमआईटी से, और उसी से हम पेरेंटिंग का स्टाइल भी डिफाइन करेंगे कि अब बच्चे का पेरेंटिंग कैसे करना चाहिए, जो पेरेंट्स को हम एग्जैक्टली सिखाएंगे। और ज्यादातर पेरेंट्स को ये पता नहीं होता है। प्रीफर्ड लर्निंग स्टाइल, बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है ये भी हमें जानना जरूरी है। अगर एकेडमिक में उससे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लेना है तो उसका लर्निंग स्टाइल डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर भी ज्यादातर पेरेंट्स गलतियां कर रहे हैं बहुत सारी। और स्कूल में इसको आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका नहीं है हमारे स्कूलिंग सिस्टम में। वहाँ पे सारे बच्चे को एक ही तरीके से सिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे अच्छा कर पा रहे हैं, कुछ बच्चे के लर्निंग स्टाइल को वो एनवायरनमेंट सूट कर रहा है, कुछ बच्चों को वो एनवायरनमेंट सूट नहीं कर रहा है, इसकी वजह से वो फेल हो रहे हैं। और हम ऐसा मान रहे हैं कि ये बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्वायरिंग स्टाइल हम बता सकते हैं, क्वेश्चंस कौन से स्ट्रॉन्ग है वो हम बता सकते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ इंटेलिजेंस क्वेश्चंट को मेजर करता है, आईक्यू को मेजर करता है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट दूसरे क्वेश्चंट होते हैं जो जानना भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया यहाँ पे। रेमेडीज सबसे इम्पोर्टेंट, एज अ काउंसलर, एज अ ट्रेनर, एज अ टीचर, रेमेडीज हमें एग्जैक्टली दे के देना, ताकि वो बच्चा अगले 6 महीने 1 साल में
नॉर्मल हो जाए, वो उसकी वीकनेस है तो वो इम्प्रूव हो जाए और वहां पे वो कॉन्फिडेंस गेन करे, और जिसका इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आगे आने वाली लाइफ में, पूरी लाइफ में उसको मिलेगा बेनिफिट। तो ये हम करेंगे बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए रेमेडीज एग्जैक्ट उनको सजेस्ट करके देंगे। एक और वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा यहाँ पे। ये राज सर है, कानपुर से है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है और हमारे साथ डीएमआईटी कर रहे हैं। All right. I must say that you have a complete package of training. Okay. Because in most of the training, what happens, like they have the technical knowledge of that particular product, right? Okay. So you have a complete technical knowledge about DMIT, because Okay. I heard about this DMIT around 4 to 5 years back. Okay. And I did some promotion about this DMIT product also that time, but I was not able to understand the technical part of that DMIT that time. Okay. So but I had little curiosity about this DMIT. Okay. So when I saw your promotion, so Okay. then I joined your Yes. promotional program. Yes, Raj. And right, once I start getting training, I started exploring everything. Okay. So I was just telling everything, whatever information you were providing. So Okay. I did match with the previous information that I had already, right? Okay. Okay. So I then I came to know that you have better knowledge that I got earlier, right? Okay. Okay. So completely I got satisfied with your technical knowledge, right, about this Okay. particular product. Okay. Apart from technical knowledge, the best part that you have about your training, that is Okay. you have a marketing, how to market the product. Yes. So you have now you are training how to market this DMIT product through different social media, like Okay. Facebook also you are training Yes. us. Yes, Raj. So this is again a very best part of this training program, because Yes. what happens कि ट्रेनिंग में हमें टेक्निकल पार्ट बता दिया जाता है, बट उसको कैसे हम मार्केट में कैसे उसको लॉन्च करें, Yes. वो मिसिंग होता है. तो Yes. somehow हम उसका फाइनेंशियली बेनिफिट नहीं उठा पाते. Yes. Very right. Very right. ठीक है. तो इससे अब क्या हो रहा है कि हमें टेक्निकल नॉलेज तो मिल रही है, उसको कैसे हम मार्केट करें वो भी हमें पता चल रहा है. Yes. साथ ही साथ आप बराबर हमें मोटिवेट भी करते रहते हैं. यू हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड डिफरेंट. So why was this possible? Because he is a part of a